चलिए सभी को गुड आफ्टरनून, जितने भी स्टूडेंट मुझसे जुड़े हो सभी को गुड आफ्टरनून। और आज हम बात करते हैं करंट अफेयर के टॉपिक पे ही। आगे बढ़ने से पहले सभी को गुड आफ्टरनून, जितने भी स्टूडेंट मुझसे जुड़े हो एक बार कंफर्म कर दीजिए आवाज प्रॉपर तरीके से आ रही है कि नहीं आ रही है। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे क्रैक यूपीएससी सीएससी इन हिंदी विद अस। टॉप एजुकेटर हैं, क्वालिटी कंटेंट है, ग्रेट लर्निंग एक्सपीरियंस है आपका, और लेटेस्ट क्रैक यूपीएससी सीएससी हिंदी चैनल है, यूट्यूब का चैनल है, अनअकैडमी का चैनल है। ठीक है, सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस चैनल पे। अगर मैं बात करूं सब्सक्रिप्शन के बारे में, तो जैसे डेली लाइव क्लास मिलेगा आपको, जैसे मैं लाइव क्लास ही ले रहा हूं आपके सामने। तो लाइव क्लास का बेनिफिट क्या होता है? सीधा प्रसारण जिसे कहते हैं लाइव क्लास। तो डेली लाइव क्लास मिलेगा, मतलब जो भी क्लास चलेगा प्रॉपर तरीके से लाइव क्लास चलेगा आपका। ठीक है, मतलब दोनों तरह से कम्युनिकेशन होगा, आप भी बोलेंगे हम भी बोलेंगे, इधर से आप उधर से रिप्लाई करेंगे। जो भी कमेंट्स पूछना होगा कमेंट्स पूछेंगे आप। स्ट्रक्चर कोर्सेज होंगे, जो कोर्स होंगे स्ट्रक्चर फॉर्म होंगे। स्ट्रक्चर फॉर्म का मतलब क्या होता है? जैसे हिस्ट्री है तो हिस्ट्री चलेगा, ज्योग्राफी है तो ज्योग्राफी चलेगा, पॉलिटी है तो पॉलिटी चलेगा, इकोनॉमिक्स है तो इकोनॉमिक्स चलेगा। मतलब प्रॉपर तरीके से जैसे ऑफलाइन क्लास चलता था वैसे ही आपका ऑनलाइन क्लास चलेगा आपका। ठीक है, लाइव टेस्ट एंड क्विज मिलेगा। लाइव टेस्ट एंड क्विज का क्या बेनिफिट होगा भाई? लाइव टेस्ट और क्विज से ही आप अपने एरर्स को, अपनी कमियों को जान सकते हैं कि पेपर में कौन से एरर्स किए हैं, कौन सी कमियां हैं, उसको दूर कर सकते हैं। तो टेस्ट और क्विज के द्वारा ही दूर किया जा सकता है। ठीक है, और अनलिमिटेड एक्सेस मिलेगा। अनलिमिटेड एक्सेस का मतलब क्या है? सपोज दैट अगर लाइव क्लास आप करते हैं, मान लीजिए किसी कारणवश लाइव क्लास आप अटेंड नहीं कर पाए, तो वो जो लाइव क्लास है आपके मोबाइल में स्टोर हो जाएगा और आप अनलिमिटेड एक्सेस के साथ उसको देख सकते हैं, सुन सकते हैं, समझ सकते हैं। कितनी बार चाहे उतनी बार उसको देख सकते हैं। ठीक है, ये बेनिफिट है अनअकैडमी के। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, इंडिया का सबसे लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है, जहां घर बैठे इंडिया के जितने भी टॉप एजुकेटर से क्लास भी ले सकते हैं। तो ये सब बेनिफिट आपको मिलेगा। ये अनअकैडमी का ऐप है जिसे गूगल के प्ले स्टोर से या ऐप के प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। तो जो लोग डाउनलोड ना किए हो बेटा डाउनलोड कर लें आप। ठीक है, ये मेरे बारे में है, ज्यादा क्या कहना। ठीक है, बीटेक कंप्यूटर साइंस से किया हूँ, 4 ईयर का टीचिंग एक्सपीरियंस है। ऑप्शनल सब्जेक्ट मेरा हिस्ट्री है और मैं आप लोग को हिस्ट्री, पॉलिटी और करंट अफेयर पढ़ाऊंगा। फिलहाल अभी करंट अफेयर का क्लास में ले रहा हूँ, हिस्ट्री का भी चल रहा है, मॉडर्न हिस्ट्री खत्म हो चुका है, एंशिएंट की बात हो रही है अभी। ये टेलीग्राम का लिंक है बेटा, इसे टेलीग्राम का लिंक कहते हैं, और इस टेलीग्राम के लिंक से सभी लोग जुड़ जाइएगा। टी डॉट मी प्रिंस जायसवाल, अनअकैडमी प्रिंस जायसवाल के नाम से है। जो भी क्वेरी होगी, जो भी इंफॉर्मेशन होगा, जो भी जब जब मेरी क्लास लगती है, क्लास का पीडीएफ हो या कुछ भी हो, सब मैं इसी टेलीग्राम पे पोस्ट कर देता हूँ। इस टेलीग्राम से जुड़ने का सबसे बड़ा बेनिफिट ये होगा कि जब जब मेरी क्लास लगेगी, मैं एक्चुअल इन्फॉर्मेशन, जो इन्फॉर्मेशन देना होता है वो आपको मैं इसी टेलीग्राम पे पोस्ट कर देता हूँ। आप सीधे हमसे जुड़ सकते हैं। ठीक है, और बात करते हैं इंडिया के जितने भी टॉप एजुकेटर हैं, टॉप 100 एजुकेटर जो हैं वो अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे इस समय अवेलेबल हैं। तो एक्सेस टू इंडिया बेस्ट एजुकेटर जस्ट अ सब्सक्रिप्शन अवे। जितने भी टॉपर्स हैं इस समय अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है, आप किसी भी टॉपर से क्लास ले सकते हैं आप। ठीक है, अगर हम बात करते हैं कोर्सेज के बारे में, जैसे यूपीएससी सीएससी का कोर्स है, सपोज दैट मान लीजिए, तो मैं जैसे यूपीएससी सीएससी को ही पढ़ाता हूँ, मैं भी एक प्लस एजुकेटर हूँ, मैं भी पढ़ाता हूँ। तो सब्सक्रिप्शन अगर इसकी बात की जाए, जैसे पॉलिटी कोऑर्डिनेशन आईआर का सब्सक्रिप्शन है, जियोग्राफी का सब्सक्रिप्शन है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का सब्सक्रिप्शन है, एनसीईआरटी की समरी का सब्सक्रिप्शन है, हिस्ट्री का सब्सक्रिप्शन है, ऑप्शनल कोर्स का सब्सक्रिप्शन है, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी का सब्सक्रिप्शन है, आर्ट एंड कल्चर का सब्सक्रिप्शन है, करंट अफेयर का सब्सक्रिप्शन है, इंडियन इकोनॉमी का सब्सक्रिप्शन है, प्रैक्टिस एंड स्ट्रेटेजी का सब्सक्रिप्शन है, और आंसर राइटिंग कोर्स की भी सब्सक्रिप्शन है। तो ये जितने भी सब्सक्रिप्शन है वो अनअकैडमी पे आपको मिल जाएंगे। आप किसी में भी इनरोल करा के अपनी क्लास को कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर हम बात करें प्लान्स के बारे में, दो तरह के प्लान होते हैं, एक प्लस होता है, दूसरा आइकॉनिक होता है। मैं प्लस की बात करता हूँ, यूपीएससी सीएससी जीएस सब्सक्रिप्शन प्लस प्लान का। एक महीने का जो प्लान है वो 9000 का है, 3 महीने का है 22,500, 6 महीने का है 40,500, और 12 महीने को जिसे 1 ईयर कहते हैं, 1 ईयर का जो प्लान है 49,500 का है, और 24 महीने को 2 साल करते हैं 72,000 का है, 36 महीने को 3 साल करते हैं 90,000 का है। कोड यूज करेंगे PJ01, 10% डिस्काउंट, और 10% डिस्काउंट के बाद जो चलेगा 44,550 रुपए लगेगा। ठीक है, तो 10% डिस्काउंट PJ01। इसमें बेनिफिट क्या मिलेगा? इसमें कहा था लाइव क्लास मिलेगा, जैसे मैं लाइव क्लास ही आपके सामने ले रहा हूँ, सीधा प्रसारण ले रहा हूँ मैं। टेस्ट सीरीज मिलेगा, टेस्ट देने का बार बार मौका मिलेगा आपको। तो टेस्ट देते रहिए, टेस्ट देने से क्या होगी, जो कैरी होगी, जो कंफ्यूजन होगा, सब दूर हो जाएगा। तो टेस्ट देते रहिए, आपको अनलिमिटेड प्रैक्टिस मिलेगा। अनलिमिटेड प्रैक्टिस का मतलब क्या होता है? अनलिमिटेड प्रैक्टिस का मतलब यही होता है कि जो भी टेस्ट देंगे बार बार देने का आपको मौका मिलेगा, और स्ट्रक्चर शेड्यूल मिलेगा। स्ट्रक्चर मतलब प्रॉपर तरीके से, अगर हिस्ट्री है तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी है तो ज्योग्राफी, पॉलिटी है तो पॉलिटी, और इकोनॉमिक्स है तो इकोनॉमिक्स का मतलब प्रॉपर तरीके से स्ट्रक्चर शेड्यूल आपको मिलेगा। आप लाइव क्लास कीजिए, टेस्ट सीरीज दीजिए, अनलिमिटेड प्रैक्टिस कीजिए, और स्ट्रक्चर शेड्यूल आपका है ही। तो ये सारे बेनिफिट आपको मिलेंगे।
आगे हम बढ़ते हैं आइकॉनिक के सब्सक्रिप्शन के बारे में। तो दो तरह का है, कि 1 ईयर का है, 2 ईयर का है और 3 ईयर का है। जो 1 ईयर का प्लान है 69,500 का है, 2 ईयर का प्लान है 1,07,000 का है, और 3 ईयर का जो प्लान है 1,14,100 का है। तो अगर मैं बात करूं इसमें कोड यूज करके PJ01 10% डिस्काउंट मिलेगा, और 10% डिस्काउंट के बाद जो चार्जेज आपके लगेंगे, जैसे 2 ईयर की मैं बात करूं या 1 ईयर की ही बात किया जाए, तो 62,550 रुपये आपके डिस्काउंट चार्ज लगेंगे। 2 ईयर का 963,6,300 है, और 3 साल का बात करें तो 1,26,900 है। इसका बेनिफिट ये भी मिलेगा कि जो ये लाइव वाले जो है ना, ये प्लस वाले, ये चारों तो मिलेंगे ही मिलेंगे, जैसे लाइव क्लास, टेस्ट सीरीज, अनलिमिटेड प्रैक्टिस, स्ट्रक्चर शेड्यूल। इसके साथ ही साथ आपको पर्सनल कोच मिलेगा, डेली मेंस क्वेश्चन प्रैक्टिस मिलेगा, स्टडी प्लानर मिलेंगे, पर्सनली आपको फीडबैक दिया जाएगा। तो ये सारा बेनिफिट आपको आइकॉनिक में मिलेगा। मतलब पर्सनल कोच पर्सनल होते हैं, पर्सनली तरीके से आपको ट्रीट करेंगे, पर्सनली आपको बताएंगे, पर्सनली आपको गाइड करेंगे, और आपका पूरा स्ट्रक्चर बनाएंगे, पढ़ाई करने का तरीका सब बताया जाएगा इसमें, और इस पर्सनली फीडबैक आप लोग को भी दिया जाएगा। ठीक है। अगर हम बात करें थोड़े से ऑप्शनल सब्जेक्ट के बारे में भी बात करता हूँ, जैसे 1 मंथ का ऑप्शनल है, 5 ईयर का है 6 महीने का 22,500, और 1 ईयर का है 27,500, 2 साल का है 40,000, और 3 साल का अगर ऑप्शनल की बात करें तो 50,000 है। और कोड यूज करेंगे PG01 10% डिस्काउंट। तो 10% डिस्काउंट के बाद जो 12 महीने का, देखिए 1 ईयर का प्लान यहाँ पे कितने था 27,500, इसका 10% करने के बाद आएगा 24,750। तो कोड यूज कीजिए PG01, किसी पे भी सब्सक्रिप्शन पे 10% डिस्काउंट आप पा सकते हैं। ठीक है। आपको पता है कि कॉम्बैट चल रहा है, द मोस्ट कॉम्पिटेटिव गेमिफाइड यूपीएससी सीएससी बैटल इज हियर, और 6 दिसंबर को चल रहा है, हर संडे को अल्टरनेट चलेगा। ठीक है। तो 6 दिसंबर देखिए, 6 के बाद 13 को ऑफ रहेगा, और 20 को फिर होगा, 11 बजे दिन में होगा, कॉम्बैट होगा। इसमें 45 मिनट के क्वेश्चंस पेपर होंगे, 60 क्वेश्चंस होंगे, 13 कॉम्बैट होंगे, 6 सेक्शन होगा, रिलेटिव स्कोरिंग होगा, और फॉरनाइट कॉन्सेंट, मतलब अल्टरनेट संडे को ये चलता रहेगा। तो कॉन्टेस्ट में आप लोग भाग भाग लीजिए, और भाग लेने से क्या बेनिफिट मिलेगा, इसमें पार्टिसिपेट कीजिए। इसका बेनिफिट यही है कि जो फर्स्ट रैंक आएगा, जिसका फर्स्ट रैंक होगा ऑल ओवर इंडिया AIR रैंक, जो फर्स्ट रैंक होगा, तो फर्स्ट रैंक वाले को एप्पल का मैकबुक एयर मिलेगा। सेकंड रैंक होगा तो एप्पल का आईपैड मिनी मिलेगा। थर्ड रैंक होगा तो एयरपोर्ट मिलेगा, जो एयरपोर्ट लगाते हैं। और टॉप 100 को मिलेगा अमेजन का 1000 का गिफ्ट वाउचर। तो आप किसी को भी ले सकते हैं। इसके साथ ही साथ आपको सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि आपको टेस्ट देने से जो भी क्वेरी होगी, वो क्वेरी आपकी दूर होगी। तो टेस्ट देते रहिए आप सभी के सभी। तो चलिए आज हम सबसे पहला जो टॉपिक स्टार्ट करते हैं, यहाँ तक कोई डाउट हो किसी को तो आप हमसे कंफ्यूजन को दूर कर लीजिए। ठीक है। चलिए हम बात करते हैं प्रधानमंत्री कुसुम योजना। आपको पता है कि भारत सरकार की कोई भी योजना होती है, बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। एक बार यूपीएससी ने 2017 में लगातार कम से कम 20 से 22 क्वेश्चंस पूछ दिए थे, योजना के ही ऊपर डिपेंड थे सारे क्वेश्चंस। चाहे वो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना थी, चाहे वो प्रधानमंत्री मातृत्व सुरक्षा योजना थी, चाहे वो आपकी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना थी। तो कोई भी योजना अगर भारत सरकार की निकलती है तो कहीं ना कहीं हमारे लिए जरूरी होती है, कि कोई योजना अगर किसी उद्देश्य के लिए बनाई जा रही है, तो उसका कोई ना कोई उद्देश्य, किसी ना कोई कारण की वजह से कोई योजना का लॉन्चिंग किया जाता है। तो चलिए हम बात करते हैं सबसे पहले प्रधानमंत्री कुसुम योजना क्या है, ये चर्चा में क्यों है। सबसे पहले तो हम यही बात कर लेते हैं कि चर्चा में क्यों है। यहाँ तक कोई डाउट है किसी को भी, कोई भी डाउट? ठीक है। हाल ही में सरकार ने पीएम कुसुम योजना के तहत फीडर स्तर के सौर संयंत्र लगाने के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। ये देख रहे होंगे आप चित्र के माध्यम से भी, कि फीडर स्तर के सौर संयंत्र का मतलब क्या है, सूर्य के रोशनी से, सूर्य के कारण रोशनी से वो चार्ज होगा, उसकी जितनी भी बैटरी है कम, तो सौर संयंत्र लगाने के दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। तो ये जो पीएम कुसुम योजना, पहला तो यही क्वेश्चन पूछ सकता है कि पीएम कुसुम योजना किससे संबंधित है। तो ये संबंधित है फीडर स्तर के सौर संयंत्र, मतलब सोलराइजेशन से, मतलब सौर के जहाँ सोलर पैनल लगे हैं उससे संबंधित है। दिशा निर्देश इसके लिए जारी किया गया है। आगे हम बात करते हैं किसके बारे में, प्रधानमंत्री किसान कुसुम योजना के बारे में हम बात करते हैं। नवीन और नवीनीकरण मंत्रालय ने राज्य सरकारों के परामर्श के बाद प्रधानमंत्री कुसुम योजना के घटक सी के तहत फीडर स्तर पर सोलराइजेशन के कार्यान्वयन के लिए दिशा निर्देश जारी करने का निर्णय लिया है। कहने का मतलब ये है कि प्रधानमंत्री जो कुसुम योजना है, उस कुसुम योजना के बारे में सबसे इम्पोर्टेंट यही है कि प्रधानमंत्री जो कुसुम योजना है वो नवीन और नवीनीकरण मंत्रालय के अंतर्गत आता है, और इसी नवीन और नवीनीकरण मंत्रालय ने राज्य सरकारों के परामर्श के बाद प्रधानमंत्री कुसुम योजना के घटक के तहत फीडर स्तर पर सोलराइजेशन के कार्यान्वयन के लिए दिशा निर्देश जारी करने का निर्णय लिया है।
इसके साथ ही साथ पीएम पीएम कुसुम योजना का सी घटक ग्रिड से जुड़े कृषि पंपों को फीडर स्तर के सौर संयंत्र उपलब्ध कराता है। ये भी सबसे इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको जानना चाहिए कि जो पीएम कुसुम योजना है, उस कुसुम योजना का जो घटक है, सी घटक जो है, ग्रिड से जुड़े कृषि जो पंप होते हैं, उस पंपों को फीडर स्तर के सौर संयंत्र उपलब्ध कराता है। ये भी आपको जानना जरूरी है। तो सबसे इंपॉर्टेंट यह है कि किससे संबंधित है, किस मंत्रालय से संबंधित है। इसके साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट ये भी हो जाता है कि पीएम कुसुम योजना जो है, जो इसे कुसुम योजना, जो प्रधानमंत्री कुसुम योजना है, वो सी घटक कौन सा है, सी घटक ग्रिड से जुड़े कृषि पंपों को फीडर स्तर के सौर संयंत्र सोलराइजेशन उपलब्ध कराता है। इसको आपको जानना जरूरी है। ठीक है, आगे और भी बात करते हैं। राज्यों के साथ विचार विमर्श के बाद फीडर स्तर पर सोलराइजेशन का भी निर्णय किया गया है। मतलब राज्य से डिस्कशन किया गया, हर राज्य से, उसके बाद जो फीडर स्तर पर सोलराइजेशन का जो निर्णय लिया गया है, और इसके तहत प्रत्येक कृषि पंप के लिए अलग पैनल के बजाय एक ही सौर बिजली संयंत्र स्थापित किए जाएंगे। मतलब अलग अलग पैनल की जरूरत नहीं है, अलग अलग पंप की जरूरत नहीं है, किसी भी किसी पंप की जरूरत नहीं है, लेकिन पैनल के बजाय एक ही सौर बिजली संयंत्र स्थापित किए जाएंगे। और ये सौर बिजली संयंत्र कृषि फीडर या कृषि कई फीडरों को बिजली आपूर्ति करने में सक्षम होंगे, और फीडर स्तर के इस सोलराइजेशन से मितव्ययता और बेहतर दक्षता प्राप्त की जा सकेगी। मतलब कहने का मतलब है कि राज्यों से डिस्कशन किया गया, राज्यों से जब डिस्कशन किया जाएगा, उसके बाद ही कोई फीडर स्तर पर उसका निर्णय लिया जाएगा, सोलराइजेशन का निर्णय लिया गया है। और इसी के बाद आपने देखा होगा कि जो कृषि पंप के लिए जो अलग पैनल के लगाने के बजाय अब क्या हो गया है कि एक ही सौर बिजली संयंत्र से स्थापित किया जा रहा है, तो सब सारी सुविधा एक ही जगह मिल जाएंगी। ये सौर बिजली जो संयंत्र है, कृषि फीडर या कई फीडरों को बिजली आपूर्ति कराने में सक्षम होंगे, और फीडर स्तर के सोलराइजेशन से मित व्ययता और बेहतर दक्षता को प्राप्त की जा सकती है। तो इसको आप लोग आराम से देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और भी देखते हैं। ठीक है, फीडर स्तर के सौर बिजली संयंत्र लगाने के लिए केंद्रीय वित्त सहायता पूर्वोत्तर राज्यों, पहाड़ी केंद्र शासित प्रदेशों के मामलों के लिए 50% तथा शेष राज्यों के लिए 30% होगी। यानी कि जो पूर्वोत्तर की जो साइड है, वहां की अगर हम बात करें, या पहाड़ियों की बात करें, या केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें, तो उनके मामले में 50% होगी। जो केंद्र की जो वित्तीय सहायता जो मिलेगी, वो पूर्वोत्तर राज्यों, जो नॉर्थ ईस्ट की जो एरिया है उनके, या पहाड़ी एरिया है, या केंद्र शासित प्रदेश है, उनके लिए तो 50% होगी, लेकिन शेष राज्यों के लिए 30% होगी। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये कई बार पेपर में पूछा भी जाता है कि आप नॉर्थ ईस्ट या पूर्वोत्तर का बता दीजिए, या तो केंद्र शासित प्रदेशों का बता दीजिए, और या तो अन्य राज्यों का बता दीजिए। तो आप देख सकते हैं कि पहाड़ी या केंद्र शासित प्रदेशों के मामलों के लिए 50% और शेष राज्यों के लिए 30% होगी, जबकि शेष वित्त की आपूर्ति जो होगी वो नाबार्ड पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन आरएसी से कर्ज के रूप में की जाएगी। तो इसको भी आप आराम से देख सकते हैं। इस परियोजना लगाने वाली इकाई का चयन 25 साल के लिए निम्न शुल्क के आधार पर किया जाएगा। यानी कि इसकी जो 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 लगाने वाली जो इकाई है, उसका जो चयन किया जाएगा वो 25 साल के लिए सबसे कम शुल्क दर के आधार पर किया जाएगा। जिसका कम शुल्क दर होगा उसको लिया जाएगा। तो इस परियोजना लगाने वाली इकाई का जो चयन है 25 ईयर के लिए होगा, निम्न शुल्क दर के आधार पर किया जाएगा। इसको आप लोग आराम से देख लीजिएगा। यहाँ पर कोई डाउट हो एक बार हमसे संपर्क कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। कोई डाउट है किसी को भी? कोई भी डाउट, जितने भी स्टूडेंट मुझसे जुड़े हो, कोई डाउट है? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। जो डाउट ही नहीं है तो फिर आगे बढ़ते हैं। ये बेटा टेलीग्राम का लिंक है, इस टेलीग्राम के लिंक से जुड़ जाइएगा। इस क्लास का पीडीएफ, क्लास की टाइमिंग, क्लास का डेट, सब कुछ इसी टेलीग्राम पे मिल जाएगा। और आगे बात करते हैं। प्रधानमंत्री जो पीएम कुसुम योजना के बारे में हम बात करते हैं। सरकार ने फरवरी 2019 में, कब हुआ था भैया? फरवरी 2019 में प्रधानमंत्री कृषि ऊर्जा सुरक्षा उत्थान महाभियान, जो उसका फुल फॉर्म है पीएम कुसुम योजना, शुरू करने की मंजूरी दी थी। यानी कि फरवरी 2019 में ही प्रधानमंत्री किसान, जो के से किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान, जो कुसुम का फुल फॉर्म है, कई बार पेपर में ये भी पूछ देता है कि कुसुम का फुल फॉर्म बता दीजिए। पीसीएम से, पीएम से प्राइम मिनिस्टर हो जाएगा, के से हो जाएगा किसान, ऊ से हो जाएगा ऊर्जा, एस से हो जाएगा सुरक्षा, एवं ये आपका उत्थान एंड महाअभियान योजना शुरू करने की मंजूरी दी है। और इस योजना का उद्देश्य किसानों को सौर ऊर्जा क्षमता विकसित कराकर उन्हें वित्तीय और जल सुरक्षा उपलब्ध कराना है। यानी कि मैंने कहा ना कि जो सरकार का जो भी योजनाएं निकालती है, किसी न किसी लक्ष्य के लिए होती है। तो इस योजना का जो उद्देश्य है
कि किसानों को सौर ऊर्जा क्षमता का निर्माण विकसित कराकर उन्हें वित्तीय और जल सुरक्षा उपलब्ध कराना है। और इस योजना के 3 घटकों के माध्यम से 2022 तक 25,750 मेगावाट बिजली उत्पादन क्षमता का लक्ष्य रखा गया है। यानी कि जो 3 घटकों को लेके माध्यमों से जो बात की जा रही है, तो टारगेट जो रखा गया वो 2022 तक का टारगेट है, और 2022 तक का जो टारगेट है उसमें 25,750 मेगावाट बिजली उत्पादन क्षमता का लक्ष्य रखा गया है। तो इसको आप लोग को एटलीस्ट आपको ये सब जानना चाहिए। ठीक है बेटा, चलिए आगे बढ़ते हैं हम और देखते हैं क्या क्या है इसमें। घटक के बारे में बात कर लेते हैं कि 3 घटक कौन कौन से हैं। पहला घटक की बात करते हैं। घटक ए में विकेंद्रित जमीन पर ग्रिड से जुड़ा नवीनीकरण ऊर्जा संयंत्र लगाया जाना शामिल है, और इसके अंतर्गत भूमि के ऊपर बनाए गए 10,000 मेगावाट के विकेंद्रित ग्रिडों को नवीनीकरण ऊर्जा संयंत्रों से जोड़ा जाना है। यानी कि घटक 3 है। तो घटक ए में है कि घटक ए में जो विकेंद्रित जमीन पर ग्रिड से जुड़ा नवीनीकरण ऊर्जा संयंत्र लगाया जाना शामिल है, और इसके अंतर्गत जो भूमि के ऊपर बनाए गए जो 10,000 मेगावाट के विकेंद्रीकृत ग्रिड को नवीनीकृत ऊर्जा संयंत्रों से जोड़ा जाना है। और घटक बी ये कहता है कि घटक बी में एकल आधार पर सौर बिजली चलित कृषि पंपों को स्थापित किया जाना है, जिसमें 17.5 लाख सौर ऊर्जा चलित कृषि पंपों को स्थापना का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, तो जितने भी घटक उस घटक को आप लोग देख लीजिएगा, और यहाँ तक कोई डाउट हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। घटक सी के अंतर्गत कृषि पंपों के लिए ग्रिड कनेक्टेड संयंत्र का प्रावधान शामिल किया गया है, जिसमें ग्रिड से जुड़े 10 लाख सौर ऊर्जा चालित कृषि पंपों के सौरीकरण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। तो 3 घटक है, तीनों घटकों के बारे में आप आराम से पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन कहीं से भी घुमा के रख के पूछे जा सकते हैं। और देखिए कि इस योजना के अंतर्गत देश में विनिर्मित सौर पैनल, सौर सेल और सौर मॉड्यूल का उपयोग करना अनिवार्य होगा। तो अनिवार्य है तो इसको करना भी पड़ेगा, और इसको आप लोग देख लीजिए। ठीक है, तो यही सब चीजें हैं, बस वही बताया जा रहा है। प्रधानमंत्री कुसुम योजना का लाभ क्या होगा ये भी देख लीजिए। भारत जैसे देश में कृषि काफी हद तक मानसून पर निर्भर है, और मानसून का जुआ भी कहते हैं कृषि को भी, एग्रीकल्चर। और भारत की इतनी बड़ी जनसंख्या, जो पॉपुलेशन है वो कृषि पर डिपेंड भी है। आप देख भी सकते हैं, भारत कृषि प्रधान देश है, सभी लोग कहते भी हैं। मानसून पर डिपेंड होती है यहाँ की कृषि, क्योंकि यहाँ की हर तरह की मानसून आपको मिलते हैं। ज्यादातर किसान खेती के लिए सिंचाई पर निर्भर रहते हैं, और किसानों को सिंचाई में काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। हर राज्य का अलग अलग सिचुएशन है। अगर मैं बात करूं पंजाब की, अगर मैं बात करूं उत्तर प्रदेश की, दोनों का डिफरेंस है सिंचाई करने के तरीके के। और अधिक या कम बारिश की वजह से किसानों की फसलें बर्बाद हो जाती हैं। ऐसे में कृषि किसान योजना, कुसुम जो योजना है वो किसानों के लिए एकदम वरदान के रूप में साबित हो सकती है। ठीक है, तो इसको आप लोग आराम से देख लीजिएगा। और यह योजना न सिर्फ किसानों की फसलों की सिंचाई में सहायक बन रही है, बल्कि उनकी आमदनी को भी बढ़ाने में मदद कर रही है। भाई सिंचाई जब होगा, कम पैसा लगेगा, कम पैसा का लगेगा, कम पूंजी लगेगा, तो अधिक उत्पादन होगा, तो क्या वो प्रॉफिट ही तो होगा। तो वही कहा रहा जाए कि यहाँ पे कि देखो किसानों को सिंचाई में परेशानी का सामना तो करना पड़ रहा है, लेकिन अधिक कभी बारिश हो रही है, कभी कम बारिश की वजह से किसानों की जो फसलें हैं वो बर्बाद हो जा रही हैं। या तो बहुत सारी बारिश हो जाएंगे तो बाढ़ की समस्या उत्पन्न हो गई, कम बारिश हो गई तो सूखे की समस्या उत्पन्न हो गई। इसलिए यहाँ का जो कृषि है वो मानसून पर डिपेंड होता है, और इसीलिए भारत को मानसून का जुआ भी कहते हैं। तो यही सब चीजें हैं। ऐसे में कुसुम योजना किसानों के लिए एक वरदान के रूप में साबित हुई है, और यह योजना न सिर्फ किसानों की फसलों की सिंचाई में सहायक बन रही है, बल्कि उनकी आमदनी को भी बढ़ाने में मदद कर रही है। तो इसको आप लोग आराम से पढ़ लीजिए, कुसुम योजना की ये सारे लाभ हैं। ठीक है बेटा, चलिए आगे बढ़ते हैं और भी देखते हैं। और भी लाभ देखिए। कुसुम योजना से सिंचाई में लगने वाले डीजल की खपत कम होगी। जो डीजल लगेगा वो खपत कम होगा, और इस तरह भारत द्वारा कच्चे तेल के आयात पर रोक लगाने में मदद मिलेगी, क्योंकि कच्चा तेल हम बाहर से लेते हैं, इंपोर्ट करते हैं, आयात करते हैं। ठीक है, तो जो डीजल की खपत होगी वो कम होगी, और इस तरह भारत द्वारा कच्चे तेल के आयात पर रोक लगाने में मदद मिलेगी, और कच्चे तेल का आयात कम होने से भारत सरकार के राजस्व घाटे में कमी आएगी, और विदेशी मुद्रा कोष में भी बढ़ोतरी होगी। तो आपने देखा होगा एक योजना से कितनी योजनाएं डिपेंड हैं। तो मैंने कहा कि खपत कम होगी। प्लीज वेट 1 मिनट बेटा, प्लीज वेट, प्लीज वेट, जितने भी स्टूडेंट मुझसे जुड़े हैं। तो कुसुम योजना से सिंचाई में लगने वाली जो डीजल की खपत होगी वो कम होगी। जब डीजल की खपत, एक बात बताओ, कम होगा, मान लो खपत कम हो रहा है, तो जब खपत कम होगा तो उससे क्या होगा? खपत अगर किसी चीज का कम होगा तो हम बाहर से चीजें नहीं खरीदेंगे, हम उसको सौर ऊर्जा के थ्रू सब कुछ दे रहे हैं। सौर ऊर्जा तो बाहर से तुम खरीदे, सौर ऊर्जा तो मतलब सूर्य भगवान की रोशनी से है।
तो डीजल की जब खपत कम होगी, जब डीजल की खपत कम होगी तो जाहिर सी बात है कि जो बाहर से जो खरीदते हैं वो नहीं खरीदेंगे, हम आयात पर रोक लगाने में मदद मिलेगी कच्चे तेल के। और कच्चे तेल का जब आयात कम होगा तो भारत सरकार के जो राजस्व घाटे में कमी आएगी और विदेशी मुद्रा कोष में भी बढ़ोतरी होगी। तो ये चीजें देखिए कितना बेनिफिशियल होगा, किसानों के लिए तो होगा ही, सरकार को भी होगा इससे बेनिफिट। इसलिए प्रधानमंत्री किसान कुसुम योजना है वो अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट योजना है। और जैसे मैंने कहा कि यहाँ पे तो जो जो खेती होती है वो मानसून पर डिपेंड करती है। मानसून भारत को मौसम मानसून का जुआ कहते हैं, क्योंकि यहाँ की जो फसलें हैं, कभी अधिक बारिश हो गया तो कभी ओलावृष्टि हो गई, तो कभी कम बारिश हुआ, कभी सूखा की समस्या पैदा हो गई, तो तरह तरह की समस्याएं हैं। और उसमें अगर कुसुम योजना की जो बात किया जाए तो कुसुम योजना से सिंचाई में लगने वाले जो डीजल है, जो कच्चे तेल है, उसकी खपत कम होगी, उसमें जो हमारे राजस्व घाटे में कमी आएगी, ये सब चीजें आप लोग आराम से देख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा टॉपिक स्टार्ट करने वाला हूं। कोई भी डाउट हो फर्स्ट टॉपिक से संबंधित, कुसुम योजना से संबंधित हो तो आप हमको बता सकते हैं, समझा सकते हैं। कोई भी डाउट है किसी को भी, दोबारा फिर समझा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। बस सिंपल लॉजिक देखिए कि कुसुम योजना की स्थापना कब किया गया था, कुसुम योजना का फुल फॉर्म क्या था, कुसुम योजना किस उद्देश्य के लिए लाया गया था, कुसुम योजना के आने से क्या फायदा सरकार को होगा, कुसुम योजना के आने से आम आदमी को, मतलब किसानों को क्या फायदा होगा, क्या उसका बेनिफिट है, क्यों इसको लाया गया, कोई तो कारण होगा जो लाया गया होगा। तो ये एक दूसरे से सारे रिलेटेड हैं और उसको आप लोग आराम से देख सकते हैं। एग्रीकल्चर से भी क्वेश्चन अगर आए तो आप उसमें हो सकता है कि आपकी योजना के एग्रीकल्चर में पूछ लें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं कि लैंगिक अंतराल और न्यायपालिका में संवेदीकरण दूसरा टॉपिक है, क्यों चर्चा में है इस पे हम बात करते हैं। लैंगिक अंतराल, जाहिर सी बात है जेंडर गैप की बात किया रहा है, तो चलिए इसमें हम थोड़ा सा बात करते हैं। ठीक है, चलिए। हाल ही में भारत के महान्यायवादी, जो भारत के महान्यायवादी हैं जिनका नाम है के वेणुगोपाल ने उच्चतम न्यायालय में दाखिल एक लिखित सुझाव में न्यायपालिका के सदस्यों के बीच लिंग संवेदीकरण को बढ़ाने की आवश्यकता पर विशेष जोर दिया है। यानी कि हमारे जो महान्यायवादी हैं, जो महान्यायवादी हैं जिनका नाम है के वेणुगोपाल ने सुप्रीम कोर्ट में एक लिखित सुझाव में न्यायपालिका के जितने भी सदस्यों के बीच में लिंग संवेदीकरण को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर बल दिया है, जोर दिया है। तो सबसे पहला यही क्वेश्चन है कि भैया भारत के महान्यायवादी कौन है। तो भारत के जो महान्यायवादी हैं वो है के वेणुगोपाल ने, गोपालन, ठीक है, साउथ से आते हैं ये। उन्होंने उच्चतम न्यायपालिका ठीक में लंबे समय से महिला न्यायाधीशों की संख्या में बनी हुई कमी को भी रेखांकित किया है। भैया दोनों तरफ से होनी चाहिए ना, एक ही तरफ क्यों, क्यों पॉजिटिव हो, मतलब मेल की क्यों ज्यादा रहेंगे, फीमेल क्यों नहीं रहेंगी। तो उन्होंने जो सुप्रीम कोर्ट में जो लंबे समय से महिला न्यायाधीशों, महिला जस्टिस की जो संख्या में जो बनी हुई कमी थी, उस कमी को रेखांकित उन्होंने किया है। और इसीलिए ये टॉपिक जो है लैंगिक अंतराल और न्यायपालिका में संवेदीकरण बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जो भारत के महान्यायवादी हैं वो मैंने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका में लिखित सुझाव में न्यायपालिका के सदस्यों के बीच में लिंग संवेदीकरण को भी रेखांकित किया। कोई भी डाउट, डाउट है किसी को? ठीक है, इन चीजों को लेके हम चलेंगे कि यानी जेंडर गैप हो रहा है, देख ही रहे हैं आप। और उन्होंने उच्चतम न्यायपालिका में लंबे समय से महिला न्यायाधीशों की संख्या में बनी हुई कमी को भी रेखांकित किया है। ठीक है, आगे हम इस पे बढ़ते हैं और हम जानेंगे। देखिए यहाँ पे मेल कितने हैं, फीमेल देखिए कितने हैं। तो इन दोनों का बीच का डिफरेंस तो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हो रहा है कि नहीं हो रहा है, यानी मेल इज ग्रेटर देन फीमेल। भाई यही तो मतलब हुआ। तो भारत के जो महान्यायवादी है जिनका नाम है के वेणुगोपाल ने सुप्रीम कोर्ट में एक लिखित सुझाव में दाखिल, जो सुप्रीम कोर्ट में कोई दाखिल सुझाव था, मामला था, उसमें एक लिखित सुझाव में न्यायपालिका के सदस्यों के बीच में लिंग संवेदीकरण को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर जोर दिया है। आप खुद देख सकते हैं, अगर महिलाएं अधिक से अधिक संख्या में होगी तो महिलाओं की समस्या जो भी होगी उससे संबंधित वो काम करेंगी वो। ठीक है, तो इन चीजों को आप लोग देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, पृष्ठभूमि की हम बात करते हैं कि क्या है इसकी पृष्ठभूमि। सुप्रीम कोर्ट ने यौन अपराधियों के लिए जमानत की शर्तें निर्धारित करते हुए महान्यायवादी और अन्य लोगों से पीड़ितों के प्रति लिंग संवेदनशीलता में सुधार के तरीकों पर अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करने को कहा था। कहने का मतलब है कि जो सुप्रीम कोर्ट है उसने जो यौन अपराधियों के लिए जमानत की जो शर्तें हैं उसके निर्धारित करते हुए जो महान्यायवादी और अन्य लोगों से पीड़िता के प्रति लिंग संवेदनशीलता में सुधार के तरीकों पर अपनी सिफारिश प्रस्तुत करने को कहा था। और देखते हैं आगे क्या होता है। गौरतलब है कि उच्चतम न्यायालय ने
कि पीठ ने ऐसे यौन अपराध के अपराधी जो आगे चलकर पीड़िताओं को अधिक उत्पीड़न करते हैं के लिए न्यायालयों द्वारा जमानत की शर्तों के निर्धारण के संदर्भ में विचार आमंत्रित किए थे। और हाल ही में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने यौन अपराध के आरोपी एक व्यक्ति को जमानत की शर्त के रूप में पीड़ित से राखी बंधवाने की बात कही थी। तो आप देखिए कि कैसे कैसे डिसीजन आ रहे हैं, आपको हंसी भी आ रही होगी आप लोगों को। तो सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने ऐसे यौन अपराध के जो अपराधी होंगे जो आगे चलकर पीड़िताओं को और अधिक उत्पीड़न करते हैं के लिए न्यायालयों द्वारा जमानत की शर्तों के निर्धारण के संबंध में विचार आमंत्रित किए थे। और मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट ने क्या किया है कि यौन अपराध के आरोपी एक व्यक्ति को जमानत की शर्त के रूप में जो पीड़ित था, जो पीड़ित जिसके साथ समस्या थी, जिस पीड़ित को, उससे राखी बंधवाने की बात कही गई थी। ठीक है, तो आरोपी को कही गई थी, जिसको आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, और अब बात करते हैं न्यायपालिका में लैंगिक अंतराल पर डेटा क्या सरकार दे रही है, उस पर हम बात कर लेते हैं। वर्तमान में उच्चतम न्यायालय में मात्र 2 महिला न्यायाधीश हैं, सिर्फ और सिर्फ बताइए 2 महिला न्यायाधीश हैं, जबकि उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश के पद के लिए 34 सीटें आरक्षित की गई हैं, रिजर्व की गई हैं 34 सीटें हैं, जिसमें से सिर्फ और सिर्फ 2 ही सीटें जो हैं वुमेन के लिए है। ठीक है, की गई है। और इसके अलावा भारत के मुख्य न्यायाधीश के पद पर आज तक किसी भी महिला न्यायाधीश को नियुक्त नहीं किया गया है। तो भैया महिला सशक्तिकरण का जब बात आएगा तो इस टॉपिक को आप निगेटिव में उठा सकते हैं आप लोग। ठीक है, कि आज तक के इतिहास में बताइए इनको महिला न्यायाधीश नहीं नियुक्त किया जा रहा है, ऐसा क्यों भाई, बताइए। देश के उच्चतम न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट और सभी उच्च न्यायालयों में निर्धारित 1113 मतलब 1113 की क्षमता के विपरीत केवल 80 महिला न्यायाधीश ही कार्यरत है। वर्तमान की स्थिति ये है। तो आप देख सकते हैं कि चाहे वो ग्लोबल 100 इंडेक्स की भी अगर हम बात करें, चाहे वो महिला सशक्तिकरण की बात करें, चाहे हम जो लिंग अंतराल चल रहा है लैंगिक लिंग अंतराल न्यायपालिका में कि मेल्स ज्यादा हैं और फीमेल्स कम हैं, तो ये कहीं ना कहीं एक विरोधाभास है और इसको जल्द से जल्द सॉल्व करना चाहिए। और इसी के लिए हमारे जो के वेणुगोपालन साहब जो हैं, महान्यायवादी जो हैं, उन्होंने इस मुद्दे को उठाया भी है और देखते हैं कैसे क्या होता है कि देश के उच्चतम न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट और सभी हाई कोर्ट में निर्धारित 1113 की क्षमता के विपरीत केवल 80 महिला न्यायाधीश ही कार्यरत हैं। यानी कि टोटल की अगर संख्या की बात किया जाए तो 1101, ठीक है, और इसमें सिर्फ और सिर्फ 80 है। इसको आप लोग देख लीजिए इसको। आगे हम बात करते हैं। इन 80 महिला न्यायाधीशों में से उच्चतम न्यायालय में मात्र 2 और अन्य देशों के विभिन्न उच्च न्यायालयों में कार्यरत है, और यह संख्या कुल न्यायाधीशों की मात्र 7.2% ही है। और देश के 26 उच्च न्यायालयों जिसमें उच्च न्यायालय सहित के डेटा के अध्ययन से पता चलता है कि देश में सबसे अधिक महिला न्यायाधीशों की संख्या जो है वो हरियाणा और पंजाब उच्च न्यायालय मतलब कुल 85 न्यायाधीशों में से 11 महिला न्यायाधीश हैं। और इसके बाद मद्रास उच्च न्यायालय दूसरे स्थान पर है जहां कुल 75 में से 9 महिला न्यायाधीश हैं, और दिल्ली और महाराष्ट्र उच्च न्यायालय में 8-8 महिला न्यायाधीश है। अब बताइए महिला सशक्तिकरण की बात हो रही है और महिला सशक्तिकरण की बात तो हो रही है, तो आप देखिए महिला सशक्तिकरण की बात ये हो रही है कि आज तक सुप्रीम कोर्ट में कभी भी मुख्य न्यायाधीश कोई महिला नहीं बनी है। ये सब निगेटिव चीजें हैं। आप बात कर रहे हैं कि जितने भी देश के 26 जो न्यायालय हैं, जो उच्च न्यायालय की अगर हम बात किया जाए, उस न्यायालय के डेटा से अध्ययन से पता यही चलता है कि देश में सबसे अधिक जो महिला न्यायाधीशों की संख्या जो है वो हरियाणा और पंजाब उच्च न्यायालय मतलब अगर बात किया जाए टोटल 85, तो 85 न्यायाधीशों में से 11 न्यायाधीश महिला है। और इसके बाद आता है मद्रास का नंबर जिसमें से दूसरे स्थान पर है और जिसमें से 75 में से 9 जो है महिला न्यायाधीश है, और दिल्ली और महाराष्ट्र उच्च न्यायालय में 8 और 8 महिला न्यायाधीश है। इसको भी आप आराम से पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है बेटा, यहाँ तक कोई डाउट किसी को भी, कोई भी डाउट, जितने भी स्टूडेंट जुड़े हो कोई डाउट हो तो बताइए आप सभी के सभी, कोई भी डाउट। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या क्या बोल रहा है। मणिपुर, मेघालय, पटना, त्रिपुरा, तेलंगाना और उत्तराखंड उच्च न्यायालय में कोई भी महिला न्यायाधीश कार्यरत नहीं है। इसके साथ ही साथ वर्तमान में न्यायाधिकरणों या निचली अदालतों में महिला न्यायाधीशों की संख्या का आंकड़ा एकत्र करने के लिए कोई भी केंद्रीय प्रणाली नहीं है। और वरिष्ठ अधिवक्ताओं के मामले में वर्तमान में उच्चतम न्यायालय में कुल 403 पुरुष
पुरुष वरिष्ठ अधिवक्ताओं की तुलना में केवल 17 महिलाएं ही हैं। तो ये जितनी भी कमियां हैं, कितनी महिलाएं हैं, किस किस राज्य में कितनी हैं, ये सब कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि महिला सशक्तिकरण के जो जो महिला सशक्तिकरण की अगर हम बात करें तो उसमें कहीं ना कहीं ये महिला सशक्तिकरण के नाम पे देखिए कितनी कमियां हो रही हैं। आप समझ सकते हैं आप कि अगर पुरुषों की कंपेयर में महिलाओं का रेशियो बहुत कम है, तो वरिष्ठ अधिवक्ताओं की अगर हम मामले में बात करें उच्चतम न्यायालय में, सुप्रीम कोर्ट में, तो 403 पुरुष वरिष्ठ अधिवक्ताओं की तुलना में केवल 17 महिलाएं हैं। और वो सब तो छोड़ दिए, लोकसभा की अगर हम बात कर लें, लोकसभा में कितनी महिला है, कोई कमेंट करके बता सकता है? वर्तमान में महिला सांसदों की संख्या कितनी है लोकसभा में? ठीक है, कहीं ना कहीं ये विरोधाभास है। अगर इक्वलिटी की बात करते हैं तो हर जगह इक्वलिटी होनी चाहिए ना, फिर एक ही जगह क्यों? एनी डाउट किसी को भी? कोई भी डाउट? कोई भी डाउट है किसी भी स्टूडेंट को? बेटा, लैंगिक अंतराल और न्यायपालिका में संवेदीकरण है। जो अटॉर्नी जनरल साहब थे, जो के वेणुगोपाल साहब ने, उन्होंने इस मुद्दे को उठाया है और बताया है कि देखिए सर, महिलाओं की अभी भी संख्या बहुत कम है। अगर महिला इसमें आपकी न्यायपालिका की अगर हम बात करें तो महिला जजों की संख्या कम है। और आपके सामने एक उदाहरण प्रस्तुत किया है कि सबसे ज्यादा हरियाणा और पंजाब उच्च न्यायालय में है, उसके बाद आपका मद्रास उच्च न्यायालय में है। और ये भी मैंने कहा कि कोई भी महिला न्यायाधीश नहीं है मणिपुर, मेघालय, पटना, त्रिपुरा, तेलंगाना और उत्तराखंड। बताइए, इतना हम टॉप पे चले गए और एक भी महिला न्यायाधीश नहीं है, तो फिर महिलाओं की बात कौन करेगा? भाई, महिला न्यायाधीश या कोई भी न्यायाधीश होता है, किसी भी डिपार्टमेंट का होता है, कम से कम उसके नियम कानून तो होते हैं कि नहीं होते हैं? अगर महिलाएं ही नहीं रहेंगी तो प्रतिनिधित्व कौन करेगा? वर्तमान में न्यायाधिकरण या निचली अदालतों में भी महिला न्यायाधीशों की संख्या का आंकड़ा एकत्र करने के लिए कोई भी केंद्रीय प्रणाली नहीं है। इसके साथ ही साथ वरिष्ठ अधिवक्ताओं के मामले में वर्तमान में उच्चतम न्यायालय में कुल 403 पुरुष वरिष्ठ अधिवक्ताओं की तुलना में केवल 17 महिलाएं हैं। यहाँ तक कोई डाउट है किसी को भी? आगे बढ़ते हैं फिर। इसी प्रकार देखिए, दिल्ली उच्च न्यायालय में 229 पुरुषों के मुकाबले केवल 8 वरिष्ठ महिला अधिवक्ता, और बॉम्बे उच्च न्यायालय में 157 पुरुषों के मुकाबले केवल 6 वरिष्ठ अधिवक्ता है। देख लीजिए, दिल्ली और मुंबई के अगर हम रेशियो की बात करें, हाई कोर्ट की बात करें, तो दिल्ली में 229 पुरुषों के मुकाबले केवल सिर्फ 8 जो है, जो वरिष्ठ है, जो सीनियर महिला अधिवक्ता है, लायर है। और बॉम्बे उच्च न्यायालय में 157 पुरुषों के मुकाबले केवल 6 वरिष्ठ महिला अधिवक्ता है, जिसको आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, और भी हम बात करें कि वर्ष 2030 का एसडीजी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल और सतत विकास लक्ष्य, विशेष रूप से लक्ष्य 5 और 16, लैंगिक समानता और न्यायपालिका जैसे सार्वजनिक संस्थानों में महिलाओं के प्रतिनिधित्व की वैश्विक जिम्मेदारी को रेखांकित करते हैं। इसको आप लोग देख लीजिएगा, आपको कई बार पेपर में भी पूछा भी है। 2030 सतत विकास एजेंडा और सतत विकास लक्ष्य के बारे में लैंगिक समानता और न्यायपालिका जैसे सार्वजनिक संस्थानों में महिलाओं के प्रतिनिधित्व की वैश्विक जिम्मेदारी को रेखांकित करते हैं। इसको आप लोग देख लीजिए। और हम बात करते हैं न्यायपालिका में महिला प्रतिनिधित्व का क्या महत्व है। इस महत्व के बारे में चर्चा कर लेते हैं कि महिला न्यायाधीशों के लिए समानता प्राप्त करना न केवल इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह महिलाओं का अधिकार है, बल्कि यह और अधिक न्याय संगत कानून व्यवस्था की स्थापना के लिए भी आवश्यक है। ठीक है, तो अगर हम बात करें महिला न्यायाधीशों के लिए समानता प्राप्त करना, इक्वलिटी की अगर हम बात करें, तो केवल इसलिए महत्वपूर्ण नहीं है कि महिलाओं का अधिकार है, बल्कि यह और अधिक न्याय संगत कानून व्यवस्था की स्थापना के लिए भी आवश्यक है। और महिला न्यायाधीश जो होंगी, न्यायपालिका को मजबूत बनाने के साथ साथ न्याय प्रणाली के प्रति जनता के विश्वास को बनाए रखने में सहायता करती है। अब बताइए, महिला का प्रतिनिधित्व ही कम होगा तो फिर महिला सशक्तिकरण जो हम लोग कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, आप ये बताइए। अगर कहीं किसी का प्रतिनिधित्व कम है, आप लोकसभा में मैंने कहा कि प्रतिनिधित्व कम है, आप विधानसभा का डेटा उठा के देखिए, प्रतिनिधित्व कम है। अगर महिलाओं का प्रतिनिधित्व कम है तो फिर वो महिलाएं क्या, ये बताओ, महिला सशक्तिकरण के नाम पे जो चीजें चल रही हैं, जो सशक्तिकरण होना है, क्या वाकई में हो रहा है कि नहीं हो रहा है? न्यायपालिका जो चौथा स्तंभ है, तीसरा स्तंभ है, चौथा आपका प्रेस है, तो क्या न्यायपालिका में क्या महिलाओं का होना नहीं, प्रतिनिधित्व नहीं होना चाहिए अधिक से अधिक? जितनी ज्यादा प्रतिनिधित्व होगा उतना ही तो विकास होगा महिलाओं का। और महिला से जुड़े कोई भी मुद्दे होंगे तो महिलाएं तो देखेंगी। आप देखिए, लोकसभा में कितनी महिलाएं, कोई कमेंट करके मुझे बता सकता है? या उत्तर प्रदेश की लोकसभा में कितनी महिला मंत्री है, ये बता दो कमेंट करके। या विधान परिषद में कितनी महिलाएं, यही कमेंट करके मुझे बता दो। तो कहीं ना कोई विरोधाभास तो है। इस चीज को आपको लेके चलना पड़ेगा। और आपने अमूमन देखा होगा कि अगर कोई महिला मंत्री है या महिला सांसद है, महिला विधायक है, तो
कहीं ना कहीं उसके डिसीजन में भी बीच में कहीं ना कहीं रोड़े आते हैं, या तो उसके पति देव, जिसे प्रधानपति का एक कॉन्सेप्ट आपने देखा होगा, एक पंचायत वेब सीरीज आई थी, उसमें एक प्रधानपति का कॉन्सेप्ट एक अलग लेके आया गया था कि प्रधान उसकी वाइफ होती है और पति जो होते हैं प्रधान नहीं होते हैं, पत्नी की जगह वो काम संभालते हैं। ठीक है, तो मैं ये सब चीजें क्यों लिंक करके चल रहा हूँ कि कहीं ना कहीं आपके एस्से में चीजें काम आएंगी। ठीक है, महिला सशक्तिकरण की जो हम बात कर रहे हैं, क्या वाकई में सशक्तिकरण हो रही है कि नहीं हो रही है, जो कि कोई कॉन्सेप्ट है ही नहीं प्रधानपति का। आपने लोगों ने अच्छा से वेब सीरीज देखा होगा तो उसको आपको खुद पता चल गया होगा, पंचायत। तो महिला न्यायाधीशों के लिए समानता प्राप्त करना न केवल इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह महिलाओं का अधिकार है, उनका राइट है, बल्कि यह और अधिक न्याय संगत कानून व्यवस्था की स्थापना के लिए भी आवश्यक है। और महिला न्यायाधीश न्यायपालिका को मजबूत बनाने के साथ साथ न्याय प्रणाली के प्रति जनता के विश्वास को बनाए रखने में सहायता करती है, जिसको भी ध्यान से आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। न्यायपालिका महिला न्यायाधीशों का प्रवेश न्यायपालिका को और अधिक पारदर्शी, समावेशी तथा लोगों जिनके जीवन को वे प्रभावित करते हैं के प्रतिनिधि के रूप में स्थापित करने की दिशा में एक सकारात्मक कदम है। और महिला न्यायाधीश न्यायालयों की वैधता में वृद्धि करती हैं, साथ ही एक सशक्त संदेश भी देती है कि न्यायालय न्याय का सहारा लेने वालों के लिए सुलह और हमेशा खुला है। ठीक है, तो जितने भी चीजें मैं आपको बता रहा हूँ, महिला प्रतिनिधित्व का क्या महत्व है, ताकि पारदर्शिता होगी, ट्रांसपेरेंसी होगी, समावेशी तथा लोगों के प्रतिनिधि के रूप में स्थापित करने की दिशा में एक सकारात्मक कदम होगा, जिसको भी आप लोग आराम से देख लीजिएगा। ठीक है, और हम बात करते हैं इसी में, महिला न्यायाधीश अपने न्यायिक कार्यों में उन अनुभवों को लाती हैं जो इसे और अधिक व्यापक तथा सहानुभूतिपूर्ण दृष्टिकोण प्रदान करते हैं। इसके साथ ही साथ महिलाओं की उपस्थिति से अधिनिर्णय में अधिक व्यापकता आती है, क्योंकि महिला न्यायाधीश ऐसे विचार सामने लाती हैं जिस पर उनकी अनुपस्थिति में ध्यान नहीं दिया गया होता, और इस प्रकार का चर्चा का दायरा बढ़ जाता है, जो गैर विचारशील या अनुचित निर्णयों को भी संभावना को रोकता है। तो ये भी कहीं ना कहीं एक महत्व है न्यायपालिका में महिला प्रतिनिधित्व का। ये महत्व है कि महिला न्यायाधीश अपने न्यायिक कार्यों में उन अनुभवों को लाती हैं जो इसे और अधिक व्यापक का सहानुभूतिपूर्ण दृष्टिकोण प्रदान करते हैं। इसको भी आप लोग आराम से देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, और हम बात करते हैं इस तथ्य पर प्रकाश डालते हुए कि कैसे कानून और नियम लैंगिक रूढ़ियों पर आधारित हो सकते हैं, या वे महिलाओं और पुरुषों पर कैसे अलग अलग प्रभाव डाल सकते हैं। एक लैंगिक परिप्रेक्ष्य अधिनिर्णय की निष्पक्षता को बढ़ाता है, जो अंततः पुरुषों और महिला दोनों को लाभान्वित करता है। इसको भी आप कहीं ना कहीं इसको देखिए और चीजों को कोरिलेट करके चलिए कि क्या न्यायपालिका में जो महिलाओं की कमी है, क्या उसको दूर करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। अगर दूर करना चाहिए तो क्या सही दूर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अच्छा, मैंने उदाहरण दिया, लोकसभा का उदाहरण दिया, मैंने विधानसभा का उदाहरण दिया, और हर डिपार्टमेंट में आप देख लीजिए ना महिलाएं कितनी हैं, खुद पता चल जाएगा आप सभी को। ठीक है, इसके साथ ही साथ कुछ और भी बात कर लेते हैं, सुझाव की बात कर लेते हैं कि न्यायालय को यह स्पष्ट करना चाहिए कि इस तरह की टिप्पणी मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय का मुद्दा पूर्णतः अस्वीकार है, और यह पीड़ित संपूर्ण समाज को व्यापक पैमाने पर नुकसान पहुंचा सकती है। और आवश्यक है कि न्यायालय द्वारा जारी किए जाने वाले आदेश कुछ निश्चित न्यायिक मानों के अनुरूप हो। साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है कि भविष्य में इस प्रकार की टिप्पणी न की जाए। ठीक है, तो इसको आप लोग आराम से देख लीजिएगा, सुझाव दिया गया है, सुझाव पे अमल भी होना जरूरी होता है। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट है किसी को भी? चलिए आगे बढ़ते हैं फिर, और आगे बढ़ते हैं सुझाव में ही। सुप्रीम कोर्ट को निचली अदालतों और न्यायाधिकरणों में महिला न्यायाधीशों के आंकड़ों के संग्रह से संबंधित दिशा निर्देश देने चाहिए। साथ ही विभिन्न उच्च न्यायालयों में भी वरिष्ठ अधिवक्ताओं से संबंधित डेटा भी एकत्र किए जाने चाहिए। यानी कि जितने भी लोअर न्यायालय हैं या जितने भी हाई कोर्ट्स हैं, उसमें वरिष्ठ कितनी अधिवक्ता हैं, कम से कम उसके बारे में तो एक डेटा कलेक्ट करना चाहिए, जिससे पता तो चले कितनी महिलाओं की कमी है। ठीक है, और न्यायपालिका के सभी स्तरों पर महिलाओं का अधिक से अधिक प्रतिनिधि सुनिश्चित किया जाना चाहिए, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय भी शामिल है। और यदि संभव हो तो इस पहल की शुरुआत भी सर्वोच्च न्यायालय से ही की जानी चाहिए। भाई एक बात बताओ, अगर सर्वोच्च न्यायालय पहले करेगा तो ताकि तभी तो दूसरे पे इफेक्ट पड़ेगा। सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट सबसे बड़ा कोर्ट है,
अगर वो अपने में रिवोल्यूशन लाएगा, क्रांति लाएगा, तो अब जाहिर सी बात है जितने भी उसके अधीनस्थ न्यायालय हैं उसमें भी क्रांति तो आएगी। तो स्टार्टिंग पहले सुप्रीम कोर्ट करे, और जब सुप्रीम कोर्ट करेगा तो फिर क्या होगा, तो अन्य जितने भी राज्य हैं, चाहे वो उच्च न्यायालय हो चाहे वो जिला न्यायालय हो, उस पे भी उसका इफेक्ट तो कहीं ना कहीं पड़ेगा, डायरेक्ट पड़े चाहे इनडायरेक्ट पड़े, लेकिन पड़ेगा जरूर। ठीक है, तो इसको आप लोग देख लीजिएगा। और हम बात करते हैं सुझाव में। इनको तो आप लोग जानते ही होंगे कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति जो की जाती है राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, और भारत के मुख्य न्यायाधीश जो है सीजेआई की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के ऐसे न्यायाधीशों के साथ परामर्श के बाद नियुक्त किया जाता है जो वरिष्ठ हो अथवा जिन्हें राष्ट्रपति द्वारा आवश्यक समझा जाए। और इनका कमेंट करके नाम बताएं कि भारत के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है। इनका नाम कोई भी कमेंट करके बता सकता है। इनकी जो अपॉइंटमेंट की जाती है, नियुक्ति की जाती है, वो राष्ट्रपति द्वारा सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के ऐसे न्यायाधीशों के साथ परामर्श के बाद नियुक्त किया जाता है जो वरिष्ठ हो अथवा जिन्हें राष्ट्रपति द्वारा आवश्यक समझा जाए। ठीक है, तो दो कंडीशन है, या तो वरिष्ठ हो या राष्ट्रपति द्वारा इनको इंपॉर्टेंट समझा जाए कि भैया ये आदमी बनने लायक है, तो उसको बना दिया जाता है प्रायोरिटी के हिसाब से। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट हो तो प्लीज आप पूछ सकते हैं मुझसे। कोई डाउट किसी को भी, जितने भी स्टूडेंट मुझसे जुड़े हो, कोई डाउट, कोई भी डाउट, कोई डाउट नहीं है किसी को? अगर कोई डाउट हो तो बेटा पूछ लो, कोई दिक्कत नहीं है। श्योर है आप सभी के सभी? चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। अन्य न्यायाधीशों को राष्ट्रपति द्वारा मुख्य न्यायाधीश और सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के ऐसे न्यायाधीशों के साथ परामर्श के बाद नियुक्त किया जाता है जो वरिष्ठ हो अथवा जिन्हें राष्ट्रपति द्वारा आवश्यक समझाया जाए। ज्ञातव्य है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के अलावा, मतलब मुख्य न्यायाधीश के अलावा अन्य किसी भी न्यायाधीश की नियुक्ति हेतु राष्ट्रपति के लिए सीजीआई के साथ परामर्श करना बाध्यकारी होता है। मतलब इनकी नियुक्ति तो राष्ट्रपति करता ही करता है, और जितने भी इनके अधीनस्थ जो न्यायाधीश है, ये तो मुख्य न्यायाधीश है, लेकिन अन्य न्यायाधीशों की जो नियुक्ति की जाती है तो राष्ट्रपति के लिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के परामर्श करना बाध्यकारी होता है। उनसे परामर्श लेने के बाद ही उनकी नियुक्ति की जाती है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की। ठीक है, तो इसको भी आप देख लीजिएगा। आवश्यक है कि न्यायपालिका में सभी आवश्यक पदों पर महिलाओं का कम से कम 50% प्रतिनिधि के लक्ष्य को प्राप्त किया जाए। साथ ही सभी अधिवक्ताओं को लिंग संवेदीकरण के विषय पर प्रशिक्षित करना आवश्यक भी है। और यह रूढ़िवादी और प्रतिशतात्मक दृष्टिकोण वाले न्यायाधीशों को यौन हिंसा के मामलों से निपटने के लिए लिंग संवेदीकरण के विषय पर प्रशिक्षित किया जाना आवश्यक है, ताकि वे ऐसे मामलों में महिलाओं के प्रति संवेदनशील हो सके। तो ये भी कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में भी आपको अधिक से अधिक जानना चाहिए। यहाँ तक कोई डाउट है किसी को भी? कोई भी डाउट? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे की राह देखिए। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय का आदेश और इसी तरह के अन्य उदाहरण यह स्पष्ट करते हैं कि न्यायालयों को तत्काल हस्तक्षेप करने की आवश्यकता है, और महिलाओं के प्रतिनिधित्व में सुधार का महत्वपूर्ण निर्णय न्यायपालिका का है, और यौन हिंसा से जुड़े मामलों में अधिक संतुलित व सशक्त दृष्टिकोण की ओर एक लंबा रास्ता तय करना है। तो रास्ता तय हो रहा है, रास्ते होंगे तय, लेकिन रिजल्ट आने भी चाहिए, ये भी इम्पोर्टेंट है। और भी देखिए, एक न्यायालय के लंबे समय से स्थापित जनसांख्यिकी को बदलने से संस्थान को एक नई रोशनी में विचार करने के लिए और अधिक उत्तरदायी बनाया जा सकता है तथा संभावित रूप से आगे आधुनिकीकरण और सुधार की ओर अग्रसर हो सकता है। चूंकि न्यायपालिका की संरचना अधिक विविध हो जाती है, इसीलिए इसकी प्रथागत प्रथाएं कम होती जाती हैं। फलस्वरूप पुराने तरीके जो अक्सर व्यवहार की अस्थिर संहिता या केवल जड़ता पर आधारित होते हैं और पर्याप्त नहीं है। बस इतना बता दिया यार, बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे ज्यादा क्या पूछेगा आपसे। ठीक है, तो इसको देख लीजिएगा आप सभी के सभी। यहाँ तक कोई डाउट है तो बताइए, कोई भी डाउट किसी भी स्टूडेंट को यहाँ तक न्यायपालिका? कोई डाउट किसी भी स्टूडेंट को? एनीबडी, कोई डाउट? कोई भी डाउट है किसी को भी? डाउट हो बेटा पूछ लो, कोई दिक्कत नहीं है। कोई डाउट है किसी को? कोई डाउट है किसी को?
कोई भी डाउट नहीं है? फिर आगे बढ़े हम। चलिए, झारखंड में तंबाकू पर प्रतिबंध लगा है, चर्चा में क्यों है, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं कि भैया झारखंड, सबसे पहले आप ये मुझे बताइए कि झारखंड की राजधानी क्या है। कमेंट करके प्लीज आप मुझे बताइए कि झारखंड की राजधानी क्या है, यहाँ के सीएम कौन है, और यहाँ के गवर्नर कौन है। कोई भी कंफर्म करके मुझे बता दे, झारखंड के सीएम कौन है, झारखंड के गवर्नर कौन है, झारखंड की राजधानी कहाँ पर है। तीन चीजें हैं, प्लीज कमेंट करके आप सभी के सभी मुझे बताइए। कोई है महारथी जो बता सके। और तंबाकू को प्रतिबंध लगाया भाई, टबैको पे ऐसा क्यों लगाया गया है, वो भी झारखंड पर। झारखंड जो एरिया जो है आपका झारखंड का, वो जो एरिया है आदिवासियों का एरिया है। झारखंड जो एरिया है जहां पर नक्सलाइट की सबसे ज्यादा समस्या भी है झारखंड में, और जंगल झाड़ियों से घिरा हुआ झारखंड है पूरा, वहां पे ट्राइबल्स भी जाते हैं झारखंड में। तो ऐसा क्यों है, ऐसा तंबाकू पर प्रतिबंध लगाया गया है, तो सरकार को क्या इससे बेनिफिट मिलेगा, या झारखंड में ही क्यों लगाया गया है। तो इन सब कारणों के पीछे कहीं ना कोई कोई मकसद है, उसी के बारे में मैं आपसे चर्चा करूंगा। ठीक है, जहां तक कोई डाउट है किसी को भी। कोई डाउट है किसी को भी, कोई भी डाउट, जितने भी स्टूडेंट मुझसे जुड़े हो। ठीक है, तो गवर्नर, चाहे सीएम, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे वो राज्यपाल हो, चाहे वो झारखंड है, चाहे वो झारखंड की एरिया की बात हो, चाहे वो झारखंड में कौन कौन से पर्यटक स्थल है, कौन कौन से तीर्थ स्थल है, ये सभी कुछ जानना जरूरी होता है किसी भी एक एस्पिरेंट्स के लिए। तो चलिए हम बात करते हैं चर्चा में क्यों। हाल ही में झारखंड सरकार, झारखंड के जो सीएम है उनका नाम मैंने आपसे पूछा है, तो आप कमेंट करके तो बता ही दिए चुके होंगे। एक आदेश द्वारा राज्य सरकार के सभी कर्मचारियों के लिए किसी भी प्रकार के तंबाकू उत्पाद के उपभोग पर प्रतिबंध लगा दिया है। मतलब एक आदेश उन्होंने सर्कुलर पारित किया और उन्होंने कहा है कि जो भी राज्य सरकार की कोई भी कर्मचारी हो, उसके लिए किसी भी प्रकार के तंबाकू के उत्पाद के उपभोग पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। तो बेटा जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं या झारखंड में पोस्टिंग है, तो आप देख लीजिएगा कि बेटा सरकार द्वारा क्या किया गया है, सरकार द्वारा किसी भी प्रकार के तंबाकू उत्पाद के उपभोग पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। ठीक है, तो टोबैको बेटा एक बहुत अच्छी चीज नहीं है, इससे जितना ही दूर रहो उतना अच्छा है। ठीक है, और उसमें तो लिखा ही होता है, हर पेपर में लिखा होता है, हर रैपर पे लिखा होता है इसके कि बेटा ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है, तो इससे दूर रहा करो आप। ठीक है, तो राज्य सरकार के जितने भी कर्मचारियों के लिए किसी भी प्रकार के तंबाकू उत्पाद के जो उपभोग है उस पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। आगे हम बात करते हैं तंबाकू। अध्यादेश के माध्यम से राज्य सरकार ने कर्मचारियों के लिए तंबाकू के सेवन से परहेज संबंधी एक शपथ पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य बना दिया गया है। तो बेटा जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं, जो राज्य सरकार के सरकारी कर्मचारी हैं, जो राज्य सरकार ने कर्मचारियों के लिए तंबाकू के सेवन से परहेज संबंधी एक शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया है कि हमारे जितने भी हमारे हैं कर्मचारी, वो भैया शपथ पत्र लेके कभी भी आजीवन वो तंबाकू का सेवन नहीं करेंगे, और एक शपथ पत्र प्रस्तुत करने अनिवार्य बना दिया है। और ज्ञातव्य हो को धूम्रपान और धुआं रहित तंबाकू उत्पादों में सिगरेट होती है, बीड़ी होती है, खैनी होती है, गुटखा होता है, पान मसाला, जर्दा या सुपारी के साथ साथ हुक्का और ई सिगरेट आदि को भी शामिल किया जाएगा। भाई धूम्रपान है, स्मोकिंग है, स्मोकिंग जो होगा वो किसी भी प्रकार का हो सकता है, चाहे वो आपका सिगरेट हो, चाहे वो आपका बीड़ी हो, चाहे वो आपका गुटखा हो, चाहे वो पान मसाला हो, चाहे वो राजश्री हो, चाहे वो कुछ भी हो। ठीक है, तो हुक्का सिगरेट आदि को भी इसमें शामिल किया जाएगा, तो इसको भी आप लोग देख लीजिएगा। बेटा एक मिनट रुक जाइए, बस एक अर्जेंसी है, बस 2 मिनट रुक के मैं आता हूँ, 1 मिनट। तो ठीक, ठीक है, थैंक यू ऑल ऑफ यू। ठीक है,
तो झारखंड, जैसे मैंने कहा कि झारखंड की सरकार ने एक अध्यादेश जारी किया और उस अध्यादेश में उसने यही कहा है कि भाई साहब जितने भी हमारे राज्य के कर्मचारी हैं अब वो इस चीजों से परहेज करेंगे, और साथ ही साथ जो भी हो धूम्रपान, स्मोकिंग और रहित जो भी तंबाकू उत्पादों में, जैसे सिगरेट है, बीड़ी है, खैनी है, गुटखा है, पान मसाला है, जर्दा है, सुपारी के साथ साथ हुक्का, ई सिगरेट आदि को भी इसमें शामिल किया गया है। तो इसको भी आप लोग आराम से देख लीजिएगा। यह निर्णय जो किया गया है, यह निर्णय की प्रमुख बिंदु की बात हम करें तो निर्णय के जो प्रमुख बिंदु है कि यह निर्णय राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम की एक बैठक में लिया गया है। यानी कि ये जो निर्णय लिया गया है, जो डिसीजन लिया गया है, वो राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम की एक बैठक में लिया गया है, और जिसका उद्देश्य सिगरेट एवं अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम 2003 के प्रावधानों को सही ढंग से लागू करना है। और यह आदेश 1 अप्रैल 2021 से लागू किया जाएगा, और आदेश के उल्लंघन के मामले में दंड के प्रावधान पर कोई स्पष्टता नहीं है। तो जो प्रमुख बिंदु है कि यह निर्णय जो लिया गया है राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम की एक बैठक में लिया गया है, और जिसका उद्देश्य है कि सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम 2003 के प्रावधानों को सही ढंग से लागू करना है। और यह जो आदेश दिया गया है 1 अप्रैल 2021 से लागू किया जाएगा, मतलब अगले साल से लागू किया जाएगा। और आदेश के उल्लंघन के मामले में दंड के प्रावधान पर कोई स्पष्टता नहीं है। तो ये सब चीजें बताई जा रही हैं, जो प्रमुख बिंदु है इसकी पॉइंट को आप लोग देख लीजिएगा, कब से स्टार्ट होगा, क्या है क्या नहीं है, सब बता दिया गया है। और भी देख लेते हैं कि सरकार जो है कर्मचारियों के व्यवहार में परिवर्तन लाने के लिए पंचायत स्तर के संस्थानों में भी लोगों को जागरूक करने हेतु तंबाकू नियंत्रण पर चर्चा आयोजित करेगी, और इसके साथ ही साथ जिला परिषदों, पंचायत समितियों, ग्राम पंचायतों को प्रत्येक ग्राम सभा की बैठक में तंबाकू नियंत्रण पर चर्चा करने को कहा गया है। इसको भी आप लोग देख सकते हैं। ठीक है बेटा, चलिए। वैसे भी बहुत फालतू चीज होती है तंबाकू। ठीक है, चलिए एक मिनट रुको बेटा, एक मिनट बस, प्लीज वेट। तो वही मैं तंबाकू के बारे में आपको बता रहा था कि झारखंड में जो तंबाकू पर प्रतिबंध लगा है, वो तंबाकू पे प्रतिबंध क्यों लगा है, इसी के बारे में चर्चा कर रहा था। मैं थोड़ा इसको एक बार और रिपीट कर देता हूँ, जितने भी हैं आपके। तो जो प्रमुख बिंदु मैं आपको बता रहा था टोबैको के बारे में, टोबैको वैसे भी हानिकारक होता है, यूज मत कीजिए, वही आप लोग के लिए अच्छा होगा टोबैको। तो ये सब फालतू की चीजें हैं, इससे जितना दूर रहे आदमी उतना अच्छा है। कभी भी यूज ना कीजिए। और झारखंड में तंबाकू को प्रतिबंध लगा दिया गया है। तो प्रतिबंध किस टाइप का लगाया गया है? मान लो प्रतिबंध ही लगाया गया है तो किस टाइप का प्रतिबंध हो सकता है? तो सरकार ने, वहां के सरकार ने कहा है, वहां के चीफ मिनिस्टर जो है, कमेंट करके आप मुझे बताइएगा कि चीफ मिनिस्टर कौन है, वहां के राज्यपाल कौन है, और गवर्नर कौन है, वही मतलब राज्यपाल कौन है, चीफ मिनिस्टर मुख्यमंत्री कौन है, कितनी लोकसभा की सीटें हैं, कितनी विधानसभा की सीटें हैं, इतना तो आप लोग को पता होना चाहिए। क्योंकि झारखंड बहुत ही, आपको पता ही है, झारखंड का अपना एक क्रेज है। ठीक है, चलिए। तो सरकारी जो जितने भी कर्मचारी हैं उनके व्यवहार में परिवर्तन लाने के लिए, यानी कि जो भी सरकारी कर्मचारी हैं या तो वो सेवन करते होंगे, तो सरकारी जो गवर्नर है, सरकारी मतलब सॉरी कर्मचारी हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो भी है, उनके बिहेवियर में चेंजिंग लाने के लिए पंचायत स्तर के संस्थानों में भी, जो पंचायत स्तर के संस्थान है, इंस्टीट्यूट है, उसमें भी लोगों को जागरूक करने हेतु तंबाकू नियंत्रण पर चर्चा आयोजित करेगी कि भैया देखो इसका काम फालतू चीजें हैं, इसका यूज मत कीजिए, तंबाकू तंबाकू चक्कर में मत रहिए आप लोग।
तो सरकारी कर्मचारियों के बिहेवियर में चेंजिंग लाने के लिए पंचायत स्तर में, पंचायत के लेवल से भी, मतलब ग्रामीण अंचल के स्तर संस्थानों को में भी लोगों को जागरूक करने को हेतु तंबाकू नियंत्रण पर चर्चा आयोजित करेगी। और इसके साथ ही साथ जिला परिषदों में या पंचायत समितियों में या ग्राम पंचायतों को प्रत्येक ग्राम सभा की बैठक में तंबाकू नियंत्रण पर चर्चा आयोजित करने को कहा गया है, जिसको भी आप आराम से देख सकते हैं बेटा। चलिए आगे बढ़ते हैं आप और देखते हैं क्या क्या है तंबाकू को रोकने का उपाय। राज्य में प्रतिबंधित तंबाकू उत्पादों के प्रवेश को रोकने के लिए पुलिस को चेक पोस्टों पर सतर्कता बढ़ाने का भी आदेश दिया गया है कि भैया प्रवेश व्यवस्था हो उनके एरिया में। जैसे बिहार में शराबबंदी बंद है, शराब की बिक्री नहीं होती है, फिर भी कितना होता है सभी को पता है। और झारखंड में तंबाकू पर प्रतिबंध लगा दिया गया, तो राज्य सरकार ने कहा है कि देखो भैया इस पे हमको प्रतिबंध लगाना है। और प्रतिबंध किस टाइप का भैया, कि तंबाकू उत्पाद की एंट्री को भी रोकने के लिए पुलिस को चेक पोस्ट पर सतर्कता बढ़ाने का भी आदेश दिया गया है। और इससे पहले भी अप्रैल 2020 में झारखंड सरकार ने कोविड-19 संक्रमण में वृद्धि की संभावना को देखते हुए सार्वजनिक स्थानों और ऑनलाइन प्लेटफॉर्मों पर तंबाकू उत्पादों की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया था। तो भैया ये पहली बार जो है सरकार तंबाकू पर प्रतिबंध तो लगा रही है। इसका बेनिफिट क्या मिलेगा, इसका बेनिफिट यही मिलेगा, प्रतिबंध होगा तो इनका अंदर की कुछ चीजें नहीं होंगी, प्रतिबंध होगा तो वो बिकेगा नहीं। और जाहिर सी बात है जहां पे भी प्रतिबंध होता है ना वहां पे धड़ल्ले से और बिकता है। ठीक है, तो कहीं नहीं, प्लीज 1 मिनट वेट कर लो बेटा, 1 मिनट। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। इससे पहले भी अप्रैल 2020 में झारखंड सरकार ने कोविड-19 संक्रमण में वृद्धि की संभावना को देखते हुए सार्वजनिक स्थानों और ऑनलाइन प्लेटफॉर्मों पर तंबाकू उत्पादों की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया था। इसको भी आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की हम बात कर लेते हैं। भारत में तंबाकू नियंत्रण के जो सम्मेलन हुए उस सम्मेलन की हम बात कर लेते हैं कि भारत ने वर्ष 2004 में डब्ल्यूएचओ फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन टोबैको कंट्रोल, यानी कि डब्ल्यूएचओ फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन टोबैको कंट्रोल की रूपरेखा के तहत समझौते की पुष्टि की थी। यानी कि अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन जो हुआ था, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुआ था, उसमें भारत ने 2004 में डब्ल्यूएचओ फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन टोबैको कंट्रोल की रूपरेखा के तहत समझौते की पुष्टि की थी। और ये पुष्टि क्या थी ये भी देख लो। तो ये पुष्टि यही था कि सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद एक्ट 2003 का था कि इसके द्वारा वर्ष 1975 के सिगरेट एक्ट को बदला गया, जो काफी हद तक वैधानिक चेतावनियों तक ही सीमित था और इसमें गैर सिगरेट उत्पादों को शामिल नहीं किया गया था। और इसके साथ ही साथ 2003 के अधिनियम के माध्यम से सिगार, बीड़ी, पाइप तंबाकू, हुक्का, चबाने वाले तंबाकू, पान मसाला और गुटखा को भी इसमें शामिल किया गया है। तो इन चीजों को आप लोग देख लीजिएगा। जो सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद एक्ट 2003 का ये कहता है कि 1975 के सिगरेट एक्ट को बदला गया है 2003 वाले में, और काफी हद तक ये वैधानिक चेतावनी तक। इससे पहले आप देखते होंगे रैपर पे छोटा सा लिखा होता था, फिर सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि देखो बड़ा लिखिए, बड़ा दिखाई देना चाहिए वो। तो बड़ा तो दिखाई देता है, क्या लोग नहीं लेते हैं? मतलब अगर टोबैको की बात करूं मैं, सिगरेट की मैं बात करूं, ठीक है। तो 1975 के सिगरेट को बदला गया, जो काफी हद तक वैधानिक चेतावनी तक ही सीमित था और इसमें गैर सिगरेट उत्पादों को शामिल नहीं किया गया था। और 2003 के ही अधिनियम के माध्यम से सिगार, बीड़ी, पाइप तंबाकू, हुक्का, जमाने वाला तंबाकू, पान मसाला और गुटखा को भी इसमें शामिल किया गया है। इसको आप लोग देख लीजिएगा, सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद एक्ट 2003 है। ठीक है, तो देखिए टोबैको भाई साहब ले रहे हैं, देखिए कितने अच्छे वाले हैं ये। टोबैको का फोटो भी आपने देखा होगा। चलिए और हम बात करते हैं 2008 में उद्देश्य क्या था। राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम 2008, इसका उद्देश्य है कि तंबाकू की खपत को नियंत्रित करना और तंबाकू से होने वाली मौतों को कम करना। यानी कि खपत को नियंत्रित करेगा और तंबाकू से जो होने वाली मौत है उसको भी कम करेगा। और कार्यान्वयन की अगर हम इसकी बात करें तो इस कार्यक्रम को 3 स्तरीय संरचना, जिसमें केंद्रीय स्तर पर राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ, राज्य स्तर पर राज्य तंबाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ और जिला स्तर पर जिला तंबाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ के माध्यम से कार्यान्वित किया जाता है। यानी कि 3 स्तर है, चाहे वो जिला स्तर हो, चाहे वो राज्य स्तर हो, चाहे वो केंद्र के स्तर हो, तो तीनों स्तरों पे क्या होगा, ये प्रतिबंधित किया जाता है, क्रियान्वित किया जाता है। इसको भी आप लोग आराम से देख लीजिएगा। और हम बात करते हैं सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद संशोधन एक्ट नियम 2020, इसके बारे में भी हम बात कर लेते हैं। भारत में तंबाकू नियंत्रण,
यह संशोधन सभी तंबाकू उत्पादों पर चित्रित चेतावनियों के साथ निर्दिष्ट स्वास्थ्य चेतावनियों का भी नया सेट प्रदान करता है। ठीक है, और इसके साथ ही साथ यह सेक्शन कार्यक्रम है कि यह तंबाकू को प्रतिबंधित करने के लिए मोबाइल प्रौद्योगिकी पर आधारित एक पहल है। इस पहल को भी आप देख लीजिएगा कि यह तंबाकू को प्रतिबंधित करने के लिए मोबाइल प्रौद्योगिकी पर आधारित एक पहल है। तो यम सेशंस कार्यक्रम है, ये तंबाकू को प्रतिबंधित करने के लिए मोबाइल प्रौद्योगिकी, मोबाइल टेक्नोलॉजी पर आधारित एक पहल है। तो इसको भी आप देख लीजिएगा। भारत में तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम है, इसी के थ्रू सब कुछ पढ़ा भी रहा हूँ। और देख लेते हैं क्या क्या कार्यक्रम बने हैं सरकार द्वारा कि भारत ने वर्ष 2016 में सरकार की डिजिटल इंडिया पहल के हिस्से के रूप में टेक्स्ट संदेशों का उपयोग कर यम स्टेशन कार्यक्रम शुरू किया गया था। आपको पता है कि डिजिटल इंडिया की बात की गई थी और डिजिटल इंडिया पहल के हिस्से के रूप में ही जो टेक्स्ट मैसेज जो आप लोग करते हैं ना, उसका उपयोग कर यम स्टेशन कार्यक्रम शुरू किया गया था। और इसके साथ ही साथ में प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम 1981, यह अधिनियम धूम्रपान को वायु प्रदूषण के रूप में मानता है। यानी कि जो धूम्रपान होता है, स्मोकिंग होता है, वो वायु प्रदूषण के रूप में मानता है। तो 1981 का एक्ट। तो जितने भी आपको एक्ट बताया, चाहे वो नियंत्रण कार्यक्रम बताया, चाहे हम टैक्स मैसेज बताया या हम सेशंस बताया, सभी के सभी इंपॉर्टेंट है। आप उसको आराम से पढ़ लीजिएगा, क्वेश्चन कहीं से भी घुमा के आ सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए टोबैको का फोटो है, सब दुकान पे लरी लगी हुई है और देखिए प्रतिबंधित का निशान भी दिखाई दे रहा है। तो इस सब चीजों को देख लीजिएगा। और ये धूम्रपान, स्मोकिंग जो है वायु प्रदूषण के रूप में भी मानता है, जिसको भी आप देख लीजिएगा। और भी देखते हैं केबल टेलीविजन नेटवर्क संशोधन अधिनियम 2000, इसमें भी क्या है भाई, ये भी देख लो। यह भारत में तंबाकू और शराब से संबंधित विज्ञापनों के प्रसारण पर प्रतिबंध लगाता है कि तंबाकू का और शराब का, लीकर का, इससे संबंधित कोई भी विज्ञापन का प्रसारण अब नहीं होगा। प्रतिबंधित करता है इसको, भैया प्रसारण मत दिखाइए आप। आपने देखा होगा कि जब टीवी दिखाता है तो नीचे लिख भी देता है। और भारत सरकार ने खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के तहत विनियमन जारी किए हैं, जिनमें निर्धारित किया गया है कि तंबाकू या निकोटीन का उपयोग खाद्य उत्पादों में नहीं किया जा सकता है। तो ये 2006 का एक्ट आया है, खाद्य सुरक्षा और मानक एक्ट 2006 के तहत विनियम जारी किए गए हैं, जिसमें यह निर्धारित किया गया है कि तंबाकू या निकोटीन का उपयोग जो है खाद्य उत्पादों में नहीं किया जा सकता है। इसको भी आप लोग आराम से देख लीजिएगा। चलिए अगला जो टॉपिक है, मातृभाषा में तकनीकी शिक्षा। क्या है मातृभाषा में तकनीकी शिक्षा, चर्चा में क्यों है, इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो क्या है मातृभाषा में तकनीकी शिक्षा? अपनी मातृभाषा, अपने लोकल लैंग्वेज में अगर हमको तकनीकी शिक्षा मिल रही है तो इससे अच्छा क्या हो सकता है। ठीक है, सभी व्यक्ति को अपने लोकल लैंग्वेज में तो कम से कम पता होना चाहिए। तो इसी टॉपिक में हम बात करते हैं। किसी को कोई डाउट हो तो बेटा पूछ सकता है। कोई भी डाउट है किसी को? कोई डाउट है किसी को? कोई भी डाउट किसी भी स्टूडेंट को? तो मातृभाषा में तकनीकी शिक्षा की जो बात हो रही है, आखिर वो तकनीकी शिक्षा क्या है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। आगे बढ़े हम क्या फिर? कोई डाउट हो तो बेहिचक पूछ सकते हैं आप, सभी के सभी जितने भी स्टूडेंट मुझसे जुड़े हों। कोई डाउट है किसी को? अरे बेटा कोई भी डाउट हो तो पूछो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े फिर हम। चलिए चलिए तो हम बात करते हैं तकनीकी शिक्षा क्या है। ठीक है, तो चर्चा में क्यों है मातृभाषा में तकनीकी शिक्षा, क्यों चर्चा में है? तो हम बात करते हैं कि हाल ही में केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने छात्रों को अपनी मातृभाषा में तकनीकी शिक्षा प्रदान करने हेतु रोड मैप तैयार करने के लिए एक कार्यदल मतलब टास्क फोर्स का गठन किया है। तो हमारे जो केंद्रीय मंत्री साहब हैं, जो केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं, कमेंट करके आप इनका नाम बता दीजिए तो मुझे लगेगा कि हाँ भाई आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं। तो इन्होंने क्या किया है कि मातृभाषा में हर व्यक्ति का, जैसे कोई भी व्यक्ति हो उसका कोई मातृभाषा मतलब अपनी खुद की भाषा जो अपना लोकल लैंग्वेज जो, उसमें तकनीकी शिक्षा प्रदान करने हेतु रोड मैप तैयार करने के लिए एक टास्क फोर्स का गठन किया है कि भैया कम से कम लोकल लैंग्वेज तो लोग को पता हो। तो केंद्रीय शिक्षा मंत्री, इनका नाम कमेंट करके प्लीज बताइएगा। इनका फोटो तो आप लोग देख चुके होंगे, इनका नाम क्या है कम से कम इतना तो आप लोग को जानना जरूरी है। इन्होंने कहा है कि देखिए सर, एक टास्क फोर्स का हम गठन कर रहे हैं और इस टास्क फोर्स का गठन हम इसीलिए कर रहे हैं कि हर व्यक्ति को कम से कम अपनी मातृभाषा में तकनीकी शिक्षा कम से कम प्राप्त करने हेतु एक रोड मैप इनके द्वारा जारी किया गया है। तो इसको देखते हैं क्या और क्या है इसमें। क्या है प्रमुख बिंदु, कार्यदल क्या क्या है? इसकी स्थापना सचिव,
उच्च शिक्षा अमित खरे की अध्यक्षता में की जाएगी। यानी कि जो तकनीकी शिक्षा की जो हम बात कर रहे हैं, जो मातृभाषा में तकनीकी शिक्षा की बात कर रहे हैं, तो इसकी जो स्थापना की जाएगी वो सचिव उच्च शिक्षा अमित खरे की अध्यक्षता में किया जाएगा। और इसका जो उद्देश्य है, प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण छात्र अपनी मातृभाषा में व्यवसायिक पाठ्यक्रमों जैसे चिकित्सा, इंजीनियरिंग, कानून आदि में आगे बढ़ सकें को प्राप्त करना है। यानी कि जो उसका उद्देश्य यही है कि प्रधानमंत्री के जो चीजों में देख रहे हैं ना, प्रधानमंत्री जी जब से आए इनोवेशन पे इनोवेशन करते जा रहे हैं, चाहे वो अटल इनोवेशन हो चाहे कोई भी इनोवेशन हो, तरह तरह के इनोवेशन हो रहे हैं। आप देखेंगे कि आत्मनिर्भर भारत की योजना की बात हो रही है। तो इसका जो उद्देश्य यही है कि प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण छात्र अपनी मातृभाषा में है व्यवसायिक पाठ्यक्रम, क्योंकि आप पढ़ाई की सिर्फ किताबें और पढ़ने के लिए ना पढ़िए, उसको आप इंजॉय के साथ पढ़िए, उसको ऐसा पढ़िए कि जैसे व्यावसायिक शिक्षा की आजकल बात हो रही है, तो बच्चा कम से कम ऐसी चीजें सीखे जो व्यवसाय से संबंधित हो। तो व्यवसायिक पाठ्यक्रमों जैसे चिकित्सा है, इंजीनियरिंग है, कानून आदि में आगे बढ़ सके को प्राप्त करना है। तो ये इसका मेन उद्देश्य है। यहाँ तो कोई डाउट है किसी को? चलिए आगे बढ़ते हैं। यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का हिस्सा है जो कक्षा 8 तक क्षेत्रीय भाषा में पढ़ने और पाठ्यक्रम को एक ऐसी भाषा में तैयार करने पर केंद्रित है वह छात्र के लिए सहज हो। यानी कि जो ये बात किया जा रहा है 2020, आपको पता है कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति आ चुकी है, और जो कक्षा 8 तक क्षेत्रीय भाषा में पढ़ने, मतलब अपने लोकल लैंग्वेज में पढ़ने और पाठ्यक्रम को एक ही भाषा में तैयार करने पर केंद्रित है, जो छात्र के लिए सहज हो। कम से कम अपना बच्चा 8वीं तक का जो प्राइमरी लेवल का तक का जो है, वो कम से कम बच्चा 8 तक का क्षेत्रीय भाषा में पढ़ने और पाठ्यक्रम को एक ऐसी भाषा में तैयार करने पर केंद्रित है, वह छात्र के लिए सहज हो। और कार्य की अगर हम बात करें कि यह विभिन्न हितधारकों द्वारा दिए गए सुझाव को ध्यान में रखेगा और 1 माह में एक रिपोर्ट अपना प्रस्तुत करेगा। तो रिपोर्ट प्रस्तुत करें, सब बताएं, फिर उसके बाद देखते हैं कि क्या रिजल्ट आता है। और मेरा मानना भी है, व्यक्तिगत मानना है, कि व्यक्ति को अपना लोकल लैंग्वेज तो एटलीस्ट आना चाहिए। ये जो प्राइमरी एजुकेशन है, जो प्राइमरी लैंग्वेज है, चाहे अपनी मातृभाषा की लैंग्वेज हो, हर व्यक्ति को कम से कम आना चाहिए। और सरकार की एक अच्छी पहल है कि कम से कम कक्षा 8 तक वो क्षेत्रीय भाषा में पढ़ने और पाठ्यक्रम को एक ऐसी भाषा में तैयार करने पर केंद्रित है जो छात्रों के लिए सहज हो, आसान हो, जिससे वो अच्छे से समझ सके। क्योंकि अगर जड़ मजबूत होगा तो ही आगे में कुछ कर पाता है। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं कि क्षेत्रीय भाषाओं में तकनीकी शिक्षा प्राप्त करने के क्या कारण है, भाई क्यों किया जा रहा है इसको। तो कारण जानते हैं भाई, तकनीकी शिक्षा क्षेत्रीय भाषा में ऐसा क्यों जरूरी है। पहला है कि रचनात्मकता को बढ़ाना। जो अगर भाई किसी के अंदर कुछ करने की क्षमता है, सपोज दैट कोई भी काम करने की क्षमता है, कोई भी काम की मैं बात कर रहा हूँ, तो एक बात बताओ, अगर वो क्षेत्रीय भाषा में अपनी चीजों को, मान लीजिए कोई भी, जैसे नागालैंड में कोई डीएम उत्तर प्रदेश में आ जाए, तो यहाँ की क्षेत्रीय चीजों को उसको पता होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। भाई क्षेत्र के लोगों का विचार कैसा है, यहाँ पे क्राइम का रेट क्या है, जिले में क्या समस्या है। ठीक है, अगर मैं बात करूं कि अगर किसी बच्चे को उसकी जो भाषा वो समझता है, जो उसकी क्षेत्रीय लोकल की भाषा है, अगर उसी भाषा में उन चीजों को, चाहे वो बिजनेस के थ्रू समझे, चाहे वो किसी भी चीज के थ्रू समझे, वो उसके लिए आसान होगा। दूसरी चीज से पढ़ना कठिन होगा। तो वही एक रचनात्मकता को बढ़ाना है। यह देखा गया है कि मानव मस्तिष्क उस भाषा में सहजता से ज्ञान प्राप्त करने में सक्षम होता है जिसमें वो बचपन से सोच विचार का आदी होता है। उत्तर प्रदेश से अगर व्यक्ति होगा, अगर उसको अपनी क्षेत्रीय भाषा में ज्ञान मिलेगा और वो कहीं लोकल नौकरी ही करेगा, तो वो अच्छा समझ सकते हैं, वो चीजों को अच्छे से समझ सकता है, अच्छे से डील कर सकता है वो। जब छात्रों को क्षेत्रीय भाषाओं में समझाया जाता है, तो विशेषकर मातृभाषा में, तो वो विचारों की अभिव्यक्ति या उसे सरलता से ग्रहण कर लेते हैं, अब्जॉर्ब कर लेते हैं, क्योंकि उनको उनको उनकी भाषा में, उनके लफ्जे में उस चीजों को समझाया जाता है। और जिस व्यक्ति को अगर लफ्जे में उसी की भाषा में समझाया जाए, तो जल्द से जल्द उन चीजों को कैप्चर करने की लोगों की, बच्चों की क्षमता बढ़ती है। और ये जैसे मैंने कहा कि रचनात्मकता को बढ़ाना, मैंने ये देखा गया कि जो मानव का मस्तिष्क होता है, जो दिमाग होता है, वो सहज भाषा से ज्ञान प्राप्त करने में सक्षम होता है, और जिसमें वह बचपन से सोच विचार का आदी होता है। और जब छात्रों को क्षेत्रीय भाषाओं में समझाया जाता है, विशेषकर मातृभाषा में, तो विचारों की अभिव्यक्तियां उससे सरलता से ग्रहण कर लेते हैं। तो ये भी कहीं ना कहीं पॉइंट है जो इंपॉर्टेंट है, इसको भी ध्यान से पढ़िएगा। अगला हम बात करते हैं और भी क्या क्या कारण है। कई देशों द्वारा अभ्यासरत, विश्व के कई देशों में कक्षाओं में शिक्षण कार्य विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं में किया जाता है। यानी कि जो भी अलग अलग देश है, अगर उसमें शिक्षण की जो कार्य है वो विभिन्न
क्षेत्रीय भाषा मैंने लोकल लैंग्वेज में किया जाता है, चाहे वो फ्रांस हो, चाहे वो जर्मनी हो, चाहे वो रूस हो, चाहे वो चीन जैसे देश हो, जहां 300 से अधिक भाषाएं बोली जाती है। और अपने क्या देख लीजिए, हर चीज में राजनीति। भाई राजनीति कब तक कर सकते हैं राजनीति? जिस दिन बच्चा युवा बड़ा होगा, सोचने की विचार की क्षमता आएगी, तो फिर ये राजनीति काम नहीं आएगी किसी को, जो हर चीज में राजनीति होती है। अगला है समावेशी विकास बनाना। जैसे मैंने कहा ना कि कई देशों द्वारा अभ्यासरत, मतलब विश्व के कई ऐसे देश हैं जिसमें कक्षाओं में जो शिक्षण कार्य होता है वो भी क्षेत्रीय भाषाओं में होता है यार। चाहे वो फ्रांस की बात करें, चाहे वो जर्मनी की बात करें, चाहे रूस की बात करें, चाहे चीन जैसे देश हो, वहां 300 से अधिक भाषाएं और बोलियां बोली जाती हैं। सोचो, लैंग्वेज बोली जाती है। ठीक है। समावेशी बनाना का मतलब ये होता है कि ये सामाजिक समावेशिता, साक्षरता दर में सुधार, गरीबी में कमी और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग में मदद करेगा। और समावेशी विकास के लिए भाषा एक उत्प्रेरक का कार्य कर सकती है, और मौजूदा भाषाई भाषाई बाधाओं को हटाने से समावेशी शासन के लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद मिलेगी। तो ये भी देखना, समावेशी बनाना ये भी एक कारण है। इस कारण को भी आपको जानना जरूरी है। ठीक है बेटा, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्षेत्रीय भाषाओं में तकनीकी शिक्षा प्राप्त करने के क्या कारण है, मुद्दे देख लीजिए। तो आपको पता है कि लोकल लैंग्वेज में क्षेत्रीय भाषाओं में तकनीकी शिक्षा प्रदान करने के लिए शिक्षकों को ऑडियो ट्रांसलेशन टूल से तकनीकी सहायता के अलावा अंग्रेजी पाठ्य पुस्तकों और क्षेत्रीय भाषाओं में संदर्भ सामग्री के साथ साथ शाब्दिक माध्यम में कुशल होने की आवश्यकता होगी। जब आवश्यकता होगी तो आवश्यकता को पूरा भी तो करना होगा। तो क्षेत्रीय भाषाओं में अगर तकनीकी शिक्षा प्रदान करने के लिए शिक्षकों को ऑडियो ट्रांसलेशन टूल से तकनीकी सहायता के लिए अलावा अंग्रेजी पाठ्य पुस्तकों और क्षेत्रीय भाषाओं में संदर्भ सामग्री के साथ साथ शाब्दिक माध्यम में कुशल होने की आवश्यकता है। तो इसको भी आप देख सकते हैं। ठीक है बेटा, चलिए अगला हम बात करते हैं। सरकार की पहलें हैं क्षेत्रीय भाषाओं को बढ़ावा देने के लिए, सरकार की कुछ पहल है, उस पहल के बारे में बात करते हैं। हाल ही में घोषित राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 क्षेत्रीय भाषाओं में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए एक मुख्य पहल है। यानी कि जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो आई है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, उसमें 2020 जिसमें क्षेत्रीय भाषाओं में शिक्षा देने को बढ़ावा देने हेतु एक मुख्य पहल है। और वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली आयोग जो है, जिन्हें कमीशन फॉर साइंटिफिक एंड टेक्निकल टर्मिनोलॉजी, क्षेत्रीय भाषाओं में विश्वविद्यालय स्तरीय पुस्तकों के प्रकाशन को बढ़ावा देने हेतु प्रकाशन अनुदान प्रदान कर रहा है। ठीक है। तो जो वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली आयोग है, वो क्षेत्रीय भाषाओं में ही विश्वविद्यालय स्तरीय पुस्तकों के प्रकाशन को बढ़ावा देने हेतु प्रकाशन अनुदान कर रहा है। और इसकी स्थापना वर्ष 1961 में सभी भारतीय भाषाओं में तकनीकी की शब्दावली विकसित करने के लिए की गई थी। ठीक है। तो इसको आप आराम से देख लीजिएगा कि क्षेत्रीय भाषाओं को बढ़ावा देने के लिए सरकार की क्या पहले है, जिसमें मैंने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जो है वो क्षेत्रीय भाषाओं में शिक्षा को बढ़ावा देने की एक मुख्य पहल है। और ये भी मैंने कहा कि वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली आयोग जो है क्षेत्रीय भाषाओं में विश्वविद्यालय स्तरीय पुस्तकों के प्रकाशन को बढ़ावा देने हेतु प्रकाशन अनुदान प्रदान कर रहा है। और इसकी स्थापना 1961 में सभी भारतीय भाषाओं में तकनीकी शब्दावली विकसित करने के लिए की गई थी। जिसको भी आप आराम से देख सकते हैं। ठीक है बेटा, चलिए आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ा जाए, क्या किया जाए, बढ़ाई तो जाएगा। चलो, केंद्रीय भाषाओं को, क्षेत्रीय भाषाओं को बढ़ाने के लिए सरकार की और भी पहले है, देख लीजिए। केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान, जो सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन लैंग्वेज CIIL, मैसूर के माध्यम से राष्ट्रीय अनुवाद मिशन, नेशनल ट्रांसलेशन मिशन का क्रियान्वयन किया जा रहा है, जिसके तहत विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में निर्धारित विभिन्न विषयों की पाठ्य पुस्तकों का 8वीं अनुसूची में शामिल सभी भाषाओं में अनुवाद किया जा रहा है। तो कई सारे कारण हैं, कई सारी एजुकेशन पॉलिसी आपने देखा होगा, उसमें भी बात की जा रही है क्षेत्रीय भाषाओं की। तो इम्पोर्टेंट है, इसलिए सरकार मातृभाषा में तकनीकी शिक्षा पे जोर दे रही है। तो यही मैंने जैसे कहा कि एक क्वेश्चन कई बार पूछा भी गया कि केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान कहाँ पर है, तो मैसूर में है। मैसूर कहाँ पर है, कमेंट करके प्लीज आप हमको बता सकते हैं। तो मैसूर के माध्यम से राष्ट्रीय अनुवाद मिशन, मतलब नेशनल
ट्रांसलेशन मिशन का क्रियान्वयन किया जा रहा है और जिसके तहत विश्वविद्यालय मतलब यूनिवर्सिटी और कॉलेजों में निर्धारित विभिन्न विषयों की पाठ्य पुस्तकों का 8वीं अनुसूची में शामिल सभी भाषाओं में अनुवाद किया जा रहा है। और CIIL की स्थापना वर्ष 1969 में शिक्षा मंत्रालय मतलब एजुकेशन मिनिस्ट्री के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत की गई थी। इसको भी आप आराम से देख सकते हैं। ठीक है बेटा, यहाँ तक कोई डाउट है किसी को भी? कोई भी डाउट हो आप बेहिचक पूछिए, कोई दिक्कत नहीं है। कोई डाउट है किसी को भी? क्षेत्रीय भाषा को बढ़ाने के लिए सरकार की जो पहले है मैसूर के माध्यम से राष्ट्रीय अनुवाद मिशन का क्रियान्वयन किया जा रहा है और जिसके तहत जितने भी विश्वविद्यालय हैं जो वो कॉलेज हैं उन कॉलेजों में निर्धारित जितने भी विभिन्न विषयों की जो पाठ्य पुस्तकें हैं को 8वीं अनुसूची में शामिल सभी विषयों में अनुवाद किया जा रहा है। ठीक है। और CIIL की स्थापना वर्ष 1969 में शिक्षा मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत की गई थी। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है। अब मातृभाषा में तकनीकी शिक्षा के बारे में हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि भारत सरकार द्वारा लुप्त प्राय भाषाओं के संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए लुप्त प्राय भाषाओं की सुरक्षा और संरक्षण के लिए योजना का कार्यान्वयन किया जा रहा है। और आपको पता है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग जिसे UGC कहते हैं देश में उच्च शिक्षा पाठ्यक्रमों में क्षेत्रीय भाषाओं को बढ़ावा देने का प्रयास करता है और केंद्रीय विश्वविद्यालय में लुप्त प्राय भाषाओं हेतु केंद्र की स्थापना से संबंधित योजनाओं के तहत कुल 9 केंद्रीय विश्वविद्यालयों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है। कहीं ना कहीं UGC जो है वो देश में जो उच्च शिक्षा पाठ्यक्रमों में क्षेत्रीय भाषाओं को बढ़ावा देने का प्रयास करता है और केंद्रीय विश्वविद्यालयों में लुप्त प्राय भाषाओं हेतु केंद्र की स्थापना से संबंधित योजना के तहत कुल 9 केंद्रीय विश्वविद्यालयों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है। इसको भी आप आराम से देख लीजिएगा। ठीक है बेटा, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। और कोई डाउट किसी को भी? तो ये भी देखिए, हाल ही में केरल सरकार द्वारा शुरू किए गए नमत बसई कार्यक्रम ने राज्य के जनजातीय बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने हेतु मातृभाषाओं को अपनाने में सहायता प्रदान कर महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। यानी कि जो केरल की सरकार है, केरल की जो गवर्नमेंट है, कमेंट करके यहाँ के चीफ मिनिस्टर का नाम और यहाँ के गवर्नर का नाम कम से कम आप लोग को याद होना चाहिए। तो शुरू किए गए नमत बसई जो कार्यक्रम है राज्य के जनजातीय बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने हेतु मातृभाषाओं को अपनाने में सहायता प्रदान कर महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। तो ये भी आप देख लीजिएगा। आगे हम बात करते हैं और भी वैश्विक प्रयास क्या क्या है इसके। वर्ष 2018 में चीन के चांगशा शहर में संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को की यूएलयू घोषणा ने अल्पसंख्यक भाषाओं और विविधता की रक्षा के लिए दुनिया भर के देशों का मार्गदर्शन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। और संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2019 को आपको पता होगा कि स्वदेशी भाषाओं के अंतर्राष्ट्रीय पर्व में घोषित किया था। तो ये भी आप देख सकते हैं, वैश्विक प्रयास किया गया है, ग्लोबल लेवल में प्रयास किया गया है। वर्ष 2018 में चीन के चांगशा शहर में संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को की यूएलयू घोषणा ने अल्पसंख्यक भाषाओं और विविधता की रक्षा के लिए दुनिया भर के देशों का मार्गदर्शन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। और संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2019 को स्वदेशी भाषाओं के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में घोषित किया था। तो इसको भी आप देख लीजिएगा, बहुत आगे चलेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा। ठीक है, एक पेपर में कई बार पूछा है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2019 को किस रूप में मनाया है, किस रूप में घोषित किया है, तो स्वदेशी भाषाओं के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में घोषित किया गया है। इसको भी आप देख लीजिएगा। और हम बात करते हैं इसी में वैश्विक प्रयास में। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वदेशी भाषाओं का संरक्षण, उनका समर्थन करना और उन्हें बढ़ावा देना है। तो इसको भी आप देख लीजिएगा और जैसे देखेंगे फिर पढ़ेंगे वैसे। चलिए आगे बढ़ते हैं, मातृभाषा में तकनीकी शिक्षा के बारे में बात कर लेते हैं। स्थानीय भाषाओं की रक्षा हेतु संवैधानिक और कानूनी अधिकार क्या क्या है ये भी देख लीजिए। अनुच्छेद 29 देखिए, अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण की यह बात करता है अनुच्छेद 29, और यह उपबंध करता है कि भारत के राज्य क्षेत्र या उसके किसी भाग के निवासी नागरिकों को अपनी विशेष भाषा, लिपि या संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार होगा। तो अनुच्छेद 29 के बारे में तो सभी लोग जानते भी होंगे कि ये किससे संबंधित है, ये पूछता भी है कभी क्वेश्चंस में। तो अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण की यह बात करता है और यह उपबंध करता है कि भारत के राज्य क्षेत्र या उसके किसी भाग के निवासी नागरिकों को अपनी विशेष भाषा, लिपि या संस्कृति को बनाए
रखने का अधिकार होगा। अनुच्छेद 120 ये कहता है कि संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा संसदीय कार्रवाई हेतु हिंदी या अंग्रेजी भाषा के उपयोग का प्रावधान करता है, लेकिन साथ ही संसद सदस्यों को अपनी मातृभाषा में अभिव्यक्ति का अधिकार प्रदान करता है। तो चाहे अनुच्छेद 29 हो चाहे अनुच्छेद 120 हो, इन दोनों को आप आराम से देख लीजिएगा, पेपर में क्वेश्चन जरूर आएंगे। स्थानीय भाषाओं की रक्षा हेतु जो संवैधानिक और कानूनी अधिकार है, चाहे वो अनुच्छेद 29 कहता है कि अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण की बात करता है, और यह उपबंध है कि भारत के किसी भी राज्य क्षेत्र या उसके किसी भी भाग के निवासी नागरिकों को अपनी लोकल लैंग्वेज, विशेष भाषा, लिपि या संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार होगा। और अनुच्छेद 120 ये कहता है कि संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा संसदीय कार्रवाई हेतु चाहे वो हिंदी या अंग्रेजी भाषा के उपयोग का प्रावधान करता है, लेकिन साथ ही संसद सदस्यों को अपनी मातृभाषा में अभिव्यक्ति का अधिकार प्रदान करता है। तो इसको भी आप आराम से देख सकते हैं, सुन सकते हैं, समझ सकते हैं, और पेपर में आएगा तो लिख भी सकते हैं। ठीक है, तो भारत का संविधान सत्यमेव जयते। चलिए और आगे हम बात करते हैं। इसके साथ ही साथ भारतीय संविधान का भाग यक्स बी डबल क्या बोलते हैं, इसको कोई बता सकता है? अनुच्छेद 343 से 351 तक आधिकारिक भाषाओं से संबंधित है, इसी को बताओ क्या बोलते हैं। ठीक है, रोमन जो लिखा हुआ है बताओ, संविधान का जो भाग लिखा हुआ है वो क्या लिखा हुआ है? अनुच्छेद 343 से लेकर 351 तक आधिकारिक भाषाओं से संबंधित है। और अनुच्छेद 350 ए प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधा, इसके मुताबिक यह है कि प्रत्येक राज्य और राज्य के भीतर प्रत्येक स्थानीय प्राधिकारी भाषाई अल्पसंख्यक के बच्चों को प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा प्रदान करने की व्यवस्था करेंगे। तो भैया जो मातृभाषा में व्यवस्था करना वो करें, कोई दिक्कत नहीं है, प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा प्रदान करने की व्यवस्था करेंगे। अनुच्छेद 350 ए ये कहता है कि इसके मुताबिक प्रत्येक राज्य और राज्य के भीतर प्रत्येक स्थानीय प्राधिकारी जो होंगे वो भाषाई अल्पसंख्यकों के बच्चों को प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा प्रदान करने की व्यवस्था करेंगे। तो करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, करेंगे आराम से। चलिए आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं बेटा क्या क्या और है। अनुच्छेद 350 बी, अनुच्छेद 350 बी ये भी कहता है कि भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारी होगा और भारत के राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अधीन भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए उपबंधित रक्षकों से संबंधित सभी विषयों का अन्वेषण करने और इस संबंध में रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति की जाएगी, और राष्ट्रपति ऐसे सभी प्रतिवेदनों को संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष प्रस्तुत करेगा और संबंधित राज्यों की सरकारों को भिजवाएगा। तो ये भी आप इसको देख सकते हैं। यहाँ तक कोई डाउट है किसी को भी? कोई डाउट है? कोई भी डाउट किसी भी स्टूडेंट को? किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट? चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। इसके साथ ही साथ कुछ और भी देख लीजिए, हिंदी है हम और बस होता ठीक है। तो अनुच्छेद 351 देखिए, हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश दिया गया है। केंद्र सरकार को हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश जारी करने की शक्ति देता है ये अनुच्छेद 351। फिर क्या है कि भारतीय संविधान की 8वीं सूची में आपको पता है कि 22 आधिकारिक भाषाओं को सूचीबद्ध किया गया है, जिसमें असमिया है, उड़िया है, उर्दू है, कन्नड़ है, कश्मीरी है, कोंकणी है, गुजराती है, डोगरी है, तमिल है, तेलुगु है, नेपाली है, पंजाबी है, बांग्ला है, बोडो है, मणिपुरी है, मराठी, मलयालम, मैथिली, संताली, संस्कृत, सिंधी और हिंदी है। इन जितने भी भाषाओं को मैं बता रहा हूँ वो 8वीं सूची में 22 आधिकारिक भाषाओं को सूचीबद्ध किया गया है। तो इसको भी आप आराम से देख सकते हैं बेटा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। ओहो, दुनिया भर के विभिन्न देशों ने अपनी मातृभाषा को सफलतापूर्वक अंग्रेजी के साथ प्रतिस्थापित कर दिया है, और वे विश्व स्तरीय वैज्ञानिकों, शोधकर्ताओं, अनुसंधानकर्ताओं और विचारकों को तैयार करने में सक्षम है। और भाषा की बाधा केवल तभी तक रहती है जब तक कि संबंधित भाषा का प्रयोग करने वाले लोगों को उस भाषा में ज्ञान के सृजन हेतु उचित प्रोत्साहन नहीं दिया जाता है। अतः आवश्यक है कि सरकार द्वारा स्थानीय भाषाओं को प्रोत्साहन देने के लिए उन भाषाओं में मूल वैज्ञानिक लेखों और पुस्तकों के प्रकाशन को प्रोत्साहित किया जाए। तो ये भी आप इसको देख लीजिएगा कि दुनिया भर के विभिन्न देशों ने अपनी लोकल लैंग्वेज, अपनी मातृभाषा को सफलतापूर्वक अंग्रेजी के साथ प्रतिस्थापित कर दिया है। और हमारे क्या क्या है देखिए, और वे विश्व स्तरीय वैज्ञानिकों, साइंटिस्टों, शोधकर्ताओं, अनुसंधानकर्ताओं और विचारकों को तैयार करने में सक्षम है। और भाषा की बाधा केवल तभी तक रहती है जब तक कि संबंधित भाषा का प्रयोग करने वाले लोगों को उस भाषा में ज्ञान के सृजन हेतु उचित प्रोत्साहन नहीं दिया जाता है। अतः आवश्यक यही है कि सरकार द्वारा स्थानीय भाषाओं को प्रोत्साहन देने के लिए उन भाषाओं में मूल वैज्ञानिक लेखों और पुस्तकों के प्रकाशन को प्रोत्साहित किया जाए। ये भी इंपॉर्टेंट, इसको आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला हम बात करते हैं और भी
आगे की राह में। तो देखिए, साथ ही कई अध्ययनों से यह ज्ञात हुआ है कि यदि बच्चों को छोटी उम्र में सिखाया जाए तो वे कई सारी भाषाएं सीख सकते हैं और इस तरह अंग्रेजी भाषा के ज्ञान को नजरअंदाज किए बिना ही क्षेत्रीय भाषाओं में बच्चों को उच्च स्तरीय ज्ञान प्रदान किया जा सकता है। तो यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि अंग्रेजी ऐसी एक मातृभाषा नहीं है, बल्कि यह उन भाषाओं में से एक है जो बच्चों को विश्व में भागीदार बनाने और उसका अनुभव करने में मदद कर सकती है। और जाहिर सी बात है, ये सब चीजें तो कॉमन सी चीजें, आप समझ भी सकते हैं इन चीजों को। ज्यादा क्या है इसके बारे में बताना, जितना जानना चाहिए उतना आप लोग जानिए, ये उचित होगा आप लोग को। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट है बेटा? कोई डाउट किसी को भी? चलिए, यहाँ तक कोई डाउट हो तो कमेंट करके आप हमको बताइएगा। अगला जो टॉपिक है, तंबाकू पर तो हम प्रतिबंध झारखंड में लगा दिए हैं। अब हम भांग जो है मादक पदार्थों की सूची से बाहर इसको कर रहे हैं, भांग। ठीक है, कोई डाउट हो, कुछ भी पूछना हो, बेझिझक पूछा बताइएगा। कोई डाउट है किसी को भी? कोई भी डाउट किसी को भी? कोई है डाउट? चलिए हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र मतलब यूनाइटेड नेशन के मादक पदार्थ आयोग जो है, कमीशन ऑफ नारकोटिक ड्रग्स ने प्रतिबंधित मादक पदार्थों पर अपने 63वें सत्र में विभिन्न महत्वपूर्ण फैसले लेते हुए भांग को मादक पदार्थों की सबसे खतरनाक श्रेणी से बाहर कर दिया है। किसने किया है भैया? यूनाइटेड नेशन ने, कि मादक पदार्थ आयोग यानी कमीशन ऑफ नारकोटिक ड्रग्स ने प्रतिबंधित मादक पदार्थों पर अपने 63वें सत्र में विभिन्न महत्वपूर्ण फैसले लेते हुए भांग को मादक पदार्थों की खतरनाक सूची से बाहर कर दिया है। तो भैया ऐसा क्यों किया गया है, चर्चा में क्यों है, क्या कारण है ऐसे? तो इसके बारे में हम चर्चा करेंगे कि भैया भांग को क्यों किया गया मादक पदार्थों की सूची से बाहर। तो मादक पदार्थ आयोग ने प्रतिबंधित मादक पदार्थों पर अपने जो 63वां सम्मेलन चल रहा था, उसी विभिन्न महत्वपूर्ण फैसला लेते हुए भांग को मादक पदार्थों की सूची के खतरनाक सूची से बाहर कर दिया है। आगे हम बढ़ते हैं, ये देख लीजिए, जिन्होंने नहीं देखा वो देख लें, काम चला लें देख के। प्रमुख बिंदु की बात करते हैं, पृष्ठभूमि की बात करते हैं। जनवरी 2019 में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने संयुक्त राष्ट्र की संधियों में भांग को सूचीबद्ध किए जाने के संबंध में 6 सिफारिशें की थी, जिसमें भांग तथा गांजे को 1961 के सिंगल कन्वेंशन ऑन नारकोटिक्स ड्रग्स के सेक्शन 4 से हटाना भी शामिल था। ठीक है, और अनुसूची 4 इन उन दवाओं की श्रेणी है जिन्हें अन्य दवाओं की तुलना में विशेष रूप से खतरनाक माना जाता है। तो ये इसकी पृष्ठभूमि है, इस पृष्ठभूमि को आप देख लीजिएगा कि जनवरी 2019 में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने संयुक्त राष्ट्र की संधियों में भांग को सूचीबद्ध किए जाने के संबंध में 6 सिफारिशें की थी, और जिसमें भांग तथा गांजे को 1961 के सिंगल कन्वेंशन ऑफ नारकोटिक ड्रग्स के सेक्शन 4 से हटाना भी इसमें शामिल था। और अनुसूची 4 उन दवाओं की श्रेणी है जिन्हें अन्य दवाओं की तुलना में विशेष रूप से खतरनाक माना जाता है। तो ये इसकी पृष्ठभूमि है, मुझे लगा कि पृष्ठभूमि बताना जरूरी है, इसीलिए मैं इसको पृष्ठभूमि आपको बता भी रहा हूँ कि अनुसूची जो 4 है वो उन दवाओं की श्रेणी है जिनमें अन्य दवाओं की तुलना में विशेष रूप से खतरनाक माना जाता है। जिसको आप लोग आराम से पढ़ लीजिएगा बेटा, क्वेश्चन कहीं से भी घुमा फिरा के पूछे जा सकते हैं। और देखिए, ये प्रस्ताव मार्च 2019 में सीएनडी के सत्र में विचार हेतु रखे जाने थे, लेकिन सदस्यों ने और अधिक समय का अनुरोध करते हुए इस विषय पर होने वाले मतदान को स्थगित कर दिया था। ठीक है, निर्णय की बात करते हैं कि पुरानी स्थिति ये थी कि सीएनडी द्वारा लिया गया यह निर्णय भांग को अनुसूची 4 से बाहर करता है, जहां इसे हेरोइन सहित अन्य घातक ओपीडियस व्यसनों के साथ सूचीबद्ध किया गया है। तो ये पुरानी स्थिति है, जो ये निर्णय भांग को अनुसूची 4 से बाहर करता है और जहां इसे हेरोइन सहित अन्य घातक हेरोइन व्यसनों के साथ इसे सूचीबद्ध किया गया है, जिसको भी आप लोग आराम से देख सकते हैं। चलिए आगे हम बात करते हैं और भी इसी में। ठीक है, चलिए प्रमुख बिंदु की बात करते हैं। वर्तमान क्या स्थिति है?
अब भांग की चरस दोनों को, मतलब भांग और भांग की चरस, चार राल जो है जिसे चरस कहते हैं, दोनों को अनुसूची फर्स्ट में रखा जाएगा, जिसके अंतर्गत पदार्थों की सबसे कम खतरनाक श्रेणी को शामिल किया जाता है। देश जो इस निर्णय के पक्ष में थे उसने सीएनडी के 53 सदस्य देशों में से 27 देशों, जिनमें भारत भी है, अमेरिका भी है और अधिकांश यूरोपीय राष्ट्र शामिल है, ने प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया है। और इसके साथ ही साथ देश जो इस निर्णय के पक्ष में नहीं थे वो है चीन है, पाकिस्तान है, रूस सहित 25 देश हैं जिसके इसके पक्ष में नहीं थे, जबकि यूक्रेन ने मतदान में हिस्सा नहीं लिया था। तो देख लीजिएगा वर्तमान यही स्थिति है कि भांग है और भांग की जो चरस है दोनों को अनुसूची फर्स्ट में रखा गया जाएगा, और जिसके अंतर्गत क्या है कि पदार्थों की सबसे कम खतरनाक जो श्रेणी होगी उस श्रेणी को इसमें शामिल किया जाता है। और जो देश इसके पक्ष में थे 53 देश थे, 53 देशों में से 53 में से 27 देश थे, जिनमें से भारत भी था, अमेरिका भी था और अधिकांश यूरोपीय राष्ट्र भी थे शामिल थे, ने प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया था। और जो विपक्ष में किए थे चीन है, पाकिस्तान है, तो वैसे विपक्ष वाले हैं रूस है सहित 25 देश जो है जो इसके पक्ष में नहीं थे, जबकि यूक्रेन ने तो मतदान में भाग ही नहीं लिया था। तो इसको भी आप देख लीजिएगा कि कौन पक्ष में था, कौन पक्ष में नहीं था और किसने मतदान में भाग नहीं लिया था, कितने देशों में से कितने देश पक्ष में थे और कितने विपक्ष में थे, और यूक्रेन ने क्या भाग लिया था कि नहीं लिया था। तो इसको आप पढ़ लीजिएगा किस अनुसूची में, ये भी जरूरी जानना जरूरी है आप सभी के लिए। ठीक है बेटा, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या क्या है इसमें प्रमुख बिंदु में, और भी देख लेते हैं। चूंकि यह कन्वेंशन जो है 1961 में लागू किया गया था, इसीलिए भांग सख्त नियंत्रण के अधीन था, जिसके चलते चिकित्सा उद्देश्यों के लिए भी इसके उपयोग को बहुत सीमित कर दिया गया था। यदि भांग का पुनर्वर्गीकरण करने का निर्णय अत्यंत महत्वपूर्ण है, फिर भी विश्व भर में इसकी स्थिति में तब तक परिवर्तन नहीं हो सकेगा जब तक कि विभिन्न देशों द्वारा अपने मौजूदा नियमों को जारी रखा जाएगा। तो ये महत्वपूर्ण बिंदु है, इसको भी आप लोग देख लीजिएगा, आप चलाइए देखकर। चलिए और भी देखते हैं आगे कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। हालांकि इस प्रक्रिया को प्रभावित करेगा, क्योंकि विभिन्न राष्ट्र अपने कानूनों को तैयार करते समय अंतर्राष्ट्रीय प्रोटोकॉल का अनुसरण करते हैं, और इस ऐतिहासिक निर्णय के साथ सीएनडी ने भांग की औषधि और चिकित्सीय क्षमता को मान्यता देने हेतु विभिन्न द्वार खोल दिए हैं। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं ये महत्वपूर्ण की पॉइंट्स है, इस पॉइंट को देख लीजिएगा किस अनुसूची में है, कौन इस देश इसके पक्ष में है, कौन विपक्ष में है, ये जानना आप लोग के लिए जरूरी है, उस पर आप आराम से देख लीजिएगा। ठीक है बेटा, चलिए और देखते हैं भारत का रुख और विनियमन क्या है, देख लीजिए इस कन्वेंशन के। भारत ने कन्वेंशन में सबसे खतरनाक पदार्थों की सूची से भांग और भांग की राल यानी चरस को हटाने के पक्ष में मतदान किया है। और भारत के नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्जेक्ट एक्ट 1985 के तहत भांग का उत्पादन, निर्माण, स्वामित्व, बिक्री, खरीद, परिवहन और उपयोग दंडनीय अपराध माना गया है। ऐसा कहा गया है, तो कहने के लिए तो कुछ भी कहा जाएगा। तो भारत के नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस एक्ट 1985 के तहत भांग का उत्पादन करना, निर्माण करना, स्वामित्व रखना, बिक्री करना, खरीद करना, परिवहन और उपयोग दंडनीय अपराध माना गया है। नियम है, नियम का पालन कीजिए आप सभी के सभी, जिसको आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, देखिए कितना बढ़िया घूम रहा है वो। चलिए आगे बढ़ते हैं हम और भी देखिए कि इस अधिनियम को वर्ष 1985 में अधिनियमित किया गया था तथा इसने खतरनाक ड्रग्स अधिनियम 1930 का स्थान लिया है, और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को इनके अवैध उपयोग और मादक पदार्थों की आपूर्ति से संबंधित मामलों में व्यक्तियों पर लगे आरोपों की जांच करने की शक्ति प्राप्त है। तो शक्ति जब प्राप्त होगी तो शक्ति का यूज किया जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखिए कैनबीस क्या होता है। भांग मतलब ठीक है, कैनबीस डब्ल्यूएचओ के अनुसार कैनबीस एक जेनरिक दवा है जिसका इस्तेमाल कैनाबिस सैटाइविया पौधे से निर्मित साइकोएक्टिव मस्तिष्क को प्रभावित करने वाली औषधि के मिश्रण को दर्शाने के लिए किया जाता है। और डब्ल्यूएचओ के अनुसार भांग ऐसा मादक पदार्थ है जिसकी कृषि, तस्करी, अवैध उपयोग विश्व भर में व्यापक स्तर पर किया जाता है। तो ऐसे थोड़े रोक लगाने की बात की जा रही है। डेल्टा 9 टेट्रा हाइड्रो कैनानिडिबाल जो है, जिसे टीएससी कहते हैं, भांग में प्रमुख साइको एक्टिव घटक होता है। ये भी आप जान सकते हैं कैनबीस के बारे में, इसको भी आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, और हम बात करते हैं बेटा कैनबीस के बारे में। बिना परागण वाले मादा पौधों को हशीश कहा जाता है, और भांग का तेल कैनाबिनोल
नोइडस वे यौगिक जो टीएचसी के समान संरचनात्मक है का एक गाढ़ा घोल है जिसे भांग के पौधे से प्राप्त कच्ची सामग्री या राल के विलायक निष्कर्ष द्वारा प्राप्त किया जाता है। इसको भी देख लीजिएगा, बस देखने के लिए मैं बता रहा हूँ। तो एनडीपीएस एक्ट के अनुसार भांग के पौधों का तात्पर्य जो है कैनाबिस वर्ग के किसी पौधे से है। इसको भी आप देखना चाहें तो आप आराम से देख सकते हैं। यहाँ तक कोई डाउट है किसी को भी? कोई भी डाउट? चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, और देख लीजिए। चरस जो है भांग के पौधे से निकला गया एक अलग राल होता है और एनडीपीएस अधिनियम में भांग के पौधे से प्राप्त अलग अलग राल को शामिल किया गया है, चाहे वह कच्चा हो चाहे वह संशोधित हो। और यह अधिनियम गांजा को भांग के पौधों के फूल के रूप में परिभाषित करता है, लेकिन यह बीज और पत्तियों को स्पष्ट रूप से बाहर करता है। ठीक है, और इस एक्ट में भांग, चरस और गांजा को दो रूपों में किसी के साथ या बिना किसी के तटस्थ पदार्थ के मिश्रण या उसे तैयार किसी भी पेय को अवैध घोषित करता है। तो ये चीजें देख लीजिएगा, कैनबिस के बारे में, चरस के बारे में, गांजा के बारे में ये एक्ट क्या कहता है उसके बारे में आप लोग आराम से पढ़ लीजिएगा। इतना सब नहीं पूछता है, लेकिन अगर जानना हो तो जान सकते हैं। ठीक है, कानून ने भांग के पौधे के बीज और पत्तियों को अधिनियम नियम के दायरे से बाहर कर दिया है, क्योंकि किनारों पर कटेदार संरचना वाली पत्तियां में टीएससी सामग्री नगण्य होती है। और भांग जिसे आमतौर पर होली जैसे त्योहारों के दौरान खाया जाता है और भांग के पौधों की पत्तियों से बना एक पेस्ट है, इसलिए इसे गैर कानूनी नहीं कहा जा सकता है। और इसी तरह सीबीडी तेल भांग के पौधों की पत्तियों से प्राप्त कैनाबिडियोल का संक्षिप्त रूप एनडीपीएस अधिनियम के तहत नहीं आता है। ठीक है, तो इस चीजों को देख लीजिएगा। बस पेपर में इतना तो डीप नहीं पूछेगा, लेकिन फिर भी देख लीजिएगा, कोशिश कीजिए। एनडीपीएस अधिनियम भारत में भांग के मनोरंजन को उपयोग की अनुमति नहीं देता है, और यदि ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 के तहत लाइसेंस के साथ निर्मित सीबीडी तेल का कानूनी रूप से उपयोग किया जा सकता है, लेकिन आमतौर पर यह प्रचलित नहीं है। तो इसको भी आप आराम से देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए मादक पदार्थ आयोग के बारे में हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि यह संयुक्त राष्ट्र की एक एजेंसी है जो वैश्विक स्तर पर नशीली दवाओं से संबंधित विषयों में मादक अथवा खतरनाक पदार्थों को सूचीबद्ध कर उनके नियंत्रण का दायरा तय करती है। और इसकी स्थापना वर्ष 1946 में की गई थी, और इसका मुख्यालय जो है ऑस्ट्रिया की राजधानी जो वियना है उसमें, वियना उसकी राजधानी है। तो यह संयुक्त राष्ट्र की एक एजेंसी है, मादक पदार्थ आयोग, जो वैश्विक स्तर पर ग्लोबल लेवल पर नशीली दवाओं से संबंधित अविषयों में मादक अथवा खतरनाक पदार्थों को सूचीबद्ध कर उनके नियंत्रण का दायरा तय करती है। और इसकी स्थापना वर्ष 1946 में की गई थी, और इसका जो मुख्यालय है वो वियना में है, जो वियना ऑस्ट्रिया की राजधानी शायद वियना है, जहां तक मुझे पता है, तो शायद वही इसकी राजधानी है मादक पदार्थ आयोग की। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। वर्ष 1961 के सिंगल कन्वेंशन ऑफ नार्कोटिक ड्रग्स की शुरुआत के बाद से भांग के प्रति वैश्विक दृष्टिकोण में अत्यधिक बदलाव आया है, और कई क्षेत्रों में भांग का उपयोग मनोरंजन और दवा अथवा दोनों के लिए किया जाता है। तो 1961 के सिंगल कन्वेंशन ऑफ नार्कोटिक्स ड्रग्स की शुरुआत के बाद से ही भांग के प्रति वैश्विक दृष्टिकोण में अत्यधिक बदलाव आया है, और कई क्षेत्रों में भांग का जो उपयोग किया गया वो मनोरंजन और दवा अथवा दोनों के लिए किया जाता है। इसको भी आप आराम से देख सकते हैं। ठीक है, चलिए वर्तमान में 50 से अधिक देशों में औषधि उद्देश्यों के लिए भांग के उपयोग की अनुमति दी गई है, और कनाडा, उरुग्वे तथा अमेरिका के 15 राज्यों में मनोरंजन हेतु इसके उपयोग की अनुमति दी गई है। तो 50 से अधिक देशों में औषधि उद्देश्यों के लिए भांग के उपयोग की अनुमति दी गई है, जिसमें कनाडा भी है, उरुग्वे है, और अमेरिका के 15 राज्यों में मनोरंजन हेतु इसके उपयोग की अनुमति दी गई है। तो इसको भी देख लीजिएगा आप लोग। तो ये रहे आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर। मुझे आशा है कि आप लोगों को चीजें समझ में आई होंगी। तो ठीक है, टेलीग्राम का ये लिंक है, इस टेलीग्राम के लिंक को आप फॉलो कीजिए। इसी पे मैं क्लास का पीडीएफ, क्लास की टाइमिंग, क्लास का डेट, जो भी इंपॉर्टेंट होता है वैसे ही टेलीग्राम पे शेयर कर देता हूँ। चाहे वो क्लास की टाइमिंग हो, क्लास का डेट हो, या क्लास का जो भी हो इन्फॉर्मेशन, कब मेरी क्लास लगती है, चाहे वो यूट्यूब हो चाहे वो अकेडमिक ऐप हो, मैं टेलीग्राम पे पोस्ट कर देता हूँ। ये कोड है, इस कोड का यूज करके अपने सब्सक्रिप्शन पे 10% बचा सकते हैं। PJ01 चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और कुछ पूछना हो तो आप हमको कमेंट के माध्यम से भी पूछ सकते हैं, पूछ ही रहे हैं आप लोग, और टेलीग्राम पर भी आप हमसे पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आप लोग की प्राथमिकता सबसे पहली है, पहली प्राथमिकता है। टेलीग्राम का लिंक है अनअकैडमी प्रिंस जायसवाल के नाम से है टेलीग्राम का चैनल जो है मेरा, और अनअकैडमी का ही चैनल है ये।
और PJ01 जो मेरा कोड है, इस कोड का यूज करके सब्सक्रिप्शन पे 10% डिस्काउंट पा सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। पढ़ाई करते रहिए सभी लोग, कोई भी डाउट हो बेझिझक पूछिए आप सभी के सभी, ठीक है। और सभी लोग जितने भी स्टूडेंट मुझसे जुड़े हो, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए, बाकी सब होता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू ऑल ऑफ यू। क्लास को मैं यहीं पर ऑफ करता हूँ, ठीक है। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी की, बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। चलो चलो, ठीक है, ओके बाय, चलो ठीक है। स्वस्थ रहिए आप सभी, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। क्लास को यहीं पे मैं ऑफ करता हूँ। चलिए, थैंक यू ऑल ऑफ यू।